हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतर होंगे। और आज मैं आपका जेके शाह क्लासेस सूरत के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आप सब के लिए हम लोग लेके आने वाले हैं या लेके आ गए हैं रिवीजन लेक्चर्स ऑन सीए इंटर सब्जेक्ट्स। तो सीए इंटर का जो सब्जेक्ट मैं कवर करने वाला हूं वो सब्जेक्ट है लॉ। तो लॉ के अंदर बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कि हमको क्विकली रिवाइज करा दिया जाए और सब मॉड्यूल से कवर हो, 100% आईसीआई कवर किया जाए। तो उसके लिए हम एक सॉल्यूशन के साथ आए हैं और एक बेहतर स्टार्ट के साथ आए हैं। उम्मीद है आप वो प्यार हमको भी दिखाओगे और एक चैनल को सब्सक्राइब करोगे। टू द पॉइंट हम बात करने वाले हैं, कंटेंट पे हम बात करने वाले हैं, कोई फालतू बकवास नहीं करने वाले हैं। मैं आपको कोई जबरदस्ती का मोटिवेशन नहीं देने वाला हूं। आपका अगर कंटेंट स्ट्रांग होगा तो आपको मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप पहले दिन ही सब अच्छे से कर पाओगे। इसी उम्मीद के साथ मेरा नाम सीए रोहन गोयल है। बाय प्रोफेशन आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट विच आई ऑलरेडी सेड। और मैं ये आपको ये विश्वास दिलाने चाहता हूं कि ये लॉ के जो रिवीजन लेक्चर होंगे ये इन डेप्थ होंगे, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। 100% हम आईसीआई का मॉड्यूल कवर करने वाले हैं और उसके अंदर आपको बहुत सारा कंटेंट मैं कराने वाला हूं, पर जल्दी से कराने वाला हूं, ठीक है। तो आज हम लोग जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं सीए इंटर में, उस चैप्टर का नाम है बेटा डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड ये 5 से 7 नंबर का जो चैप्टर है, ये 5 से 5 to 7 मार्क्स का ये जो चैप्टर है ये एग्जाम में आता है बेटा, ठीक है। और डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड कॉन्सेप्चुअली भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो कॉन्सेप्चुअली भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम लोग 5 सेक्शंस कवर करने वाले हैं, फ्रॉम सेक्शन 123 से लेकर और सेक्शन 127 तक। तो वी विल कवर इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर सेक्शन 123 टू 127 अलोंग विद आवर डेफिनेशन जो हर चैप्टर में आएगी। तो सेक्शन 2 की डेफिनेशंस भी हम लोग कवर कर लेंगे जितना भी यहां पर रेलिवेंट होगा, ठीक है। 2 डेफिनेशन बेसिकली रेलिवेंट रहने वाली है, वन इज डिविडेंड एंड सेकंड इज फ्री रिजर्व। तो वो दोनों मैं आपको पक्का यहां से कवर करा दूंगा भैया। फिर सबसे पहले हमको बताओ डिविडेंड होता क्या है। आपको ये नोट्स है, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स है, 100% आईसीआई से कवर्ड है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो प्लीज इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्लीज नोट्स लिख दीजिएगा, आपको नोट्स का लिंक मिल जाएगा। ये बहुत बेहतरीन नोट्स है, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, ठीक है। अब डिविडेंड क्या होता है, देखो कंपनी के मालिक जो होते हैं शेयर होल्डर, वो अपना पैसा लगाते हैं कंपनी के अंदर। तो शेयर होल्डर्स ने इन्वेस्ट किया है कंपनी के अंदर, और किसी भी इंसान जो भी अपना पैसा लगाता है मालिक के रूप में, उसको चाहिए होता है उसके बदले में प्रॉफिट। तो प्रॉफिट चाहिए होता है मालिकों को। अब मालिक को जो प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है उस हिस्से को हम डिविडेंड बोलते हैं। तो द पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट विच इज पेबल टू द शेयर होल्डर इज नोन एज डिविडेंड। मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो भैया डिविडेंड को इतना ही जानना आपके लिए जरूरी है, जो कैपिटल लगाई है शेयर होल्डर ने उसके बदले में उसको जो मिलता है वो क्या होता है बेटा, प्रॉफिट। तो जो पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट विच इज पेबल टू द शेयर होल्डर इज कॉल्ड डिविडेंड। अब ये तो नॉर्मल भाषा में है। सेक्शन 2 क्या कहता है, लॉ का लैंग्वेज क्या कहता है। लॉ क्या कहता है कि लॉ के अकॉर्डिंग डिविडेंड हम किसको बोलते हैं। तो डिविडेंड के अकॉर्डिंग, लॉ के अकॉर्डिंग, एज पर सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग, तो सेक्शन 2 बोलता है डिविडेंड इंक्लूड एनी इंटरिम डिविडेंड। तो यहां एक नया वर्ड इजाद हो गया जिसका नाम है बेटा इंटरिम डिविडेंड। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ डिविडेंड। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो देखो डिविडेंड इज व्हाट, रिटर्न टू द शेयर होल्डर। एक तरह से रिटर्न है शेयर होल्डर को जो मिलने वाला है। और अगर मैं लॉ के हिसाब से बोलूं तो पेपर में तो लॉ का डेफिनेशन आना ही चाहिए। तो बताओ लॉ का डेफिनेशन क्या बोलता है, एज पर सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 का डिविडेंड इंक्लूड एनी इंटरिम डिविडेंड। इसका मतलब देयर आर 2 टाइप ऑफ डिविडेंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग। टाइमिंग के हिसाब से हमारे 2 टाइप के डिविडेंड है। एक का नाम है बेटा फाइनल डिविडेंड, दूसरे का नाम है बेटा इंटरिम डिविडेंड। अब फाइनल डिविडेंड हर कोई समझता है। फाइनल डिविडेंड क्या होता है बेटा, जो साल खत्म होने के बाद जब आपने प्रॉफिट कमाया, वो प्रॉफिट ऑडिटर्स ने बता दिया भैया इतना प्रॉफिट आपने कमाया है, ठीक है। ऑडिटर्स ने बैलेंस शीट P&L सब ऑडिट कर दिया और बोल दिया भैया देखो ये तुम्हारा प्रॉफिट है। अब इस प्रॉफिट का कितना हिस्सा आपको आपकी मैनेजमेंट बांटेगी, शेयर होल्डर को बांटा जाएगा, वो जो साल खत्म होने के बाद बंटता है वो कहलाता है बेटा फाइनल डिविडेंड। और जो साल खत्म होने से पहले ही बांट दिया जाता है, उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, ठीक है, वो डिविडेंड कहलाता है बेटा इंटरिम डिविडेंड। क्या कहलाता है बेटा, इंटरिम डिविडेंड। तो इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड में देयर इज बेसिक डिफरेंस कि भैया
टाइमिंग के बेसिस पर डिफरेंस है। वो डिविडेंड का हिस्सा जो हम लोग वो डिविडेंड का हिस्सा जो आपको पहले से ही मिलेगा, दैट इज टू बी कॉल्ड एज, ठीक है, दैट इज टू बी कॉल्ड एज फाइनल डिविडेंड। जो साल खत्म होने के बाद मिलता है और जो साल खत्म होने से पहले ही मिल जाता है, दैट इज टू बी कॉल्ड एज इंटरिम डिविडेंड। तो टाइमिंग के हिसाब से दो टाइप के डिविडेंड है बेटा, ठीक है। एक का नाम है बताओ क्या, फाइनल डिविडेंड, दूसरे का नाम क्या है, इंटरिम डिविडेंड। हाँ जी, तो जो डिविडेंड अपन ने साल के खत्म होने के बाद बांटा, दैट इज टू बी कॉल्ड एज फाइनल डिविडेंड, और जो डिविडेंड हमने साल खत्म होने से पहले बांटा, दैट इज टू बी कॉल्ड एज इंटरिम डिविडेंड। ये जर्नली बेसिकली समझा जाता है। तो अकाउंट फाइनलाइज होने के बाद जो डिविडेंड बांटा जाता है बेटा, दैट इज टू बी कॉल्ड एज फाइनल डिविडेंड, और जो अकाउंट फाइनलाइज नहीं हुए उससे पहले ही मैनेजमेंट ने डिविडेंड बांट दिया है, दैट इज टू बी कॉल्ड एज, उसको क्या कहा जाता है बेटा, इंटरिम डिविडेंड। पर इंटरिम और फाइनल में मैं एक डिफरेंस बताता हूं तुम लोगों को। एजीएम के दिन, एजीएम मतलब एनुअल जर्नल मीटिंग, एनुअल जर्नल मीटिंग जब कंपनी की होती है उस दिन अगर कोई डिविडेंड बांटा गया तो वो डिविडेंड कहलाता है फाइनल डिविडेंड। और दो एजीएम के बीच में अगर किसी साल का एजीएम होने वाला है और अगले साल का जो एजीएम होने वाला है, उन दोनों साल के एजीएम के बीच में अगर कोई डिविडेंड बांटा गया तो उसको कहलाता है बेटा इंटरिम डिविडेंड। तो अगर मैं फाइनल और इंटरिम डिविडेंड का एक परिभाषा में डिफरेंस बोलूं तो जो डिविडेंड कब डिक्लेयर किया जाता है, तीन वर्ड आएंगे बेटा यहां पर, ये तीनों वर्ड पे फोकस रखना। रिकमेंड, फर्स्ट वर्ड इज रिकमेंड, सेकंड वर्ड इज डिक्लेयर एंड द थर्ड वन इज पेमेंट। ये तीन वर्ड पे ही अपना पूरा ये चैप्टर चलने वाला है। ये तीनों वर्ड ध्यान में रखना बेटा, ठीक है। तो अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं, जो डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है, डिक्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो डिविडेंड एजीएम पे डिक्लेयर किया जाता है वो फाइनल डिविडेंड होता है, और जो दो एजीएम के बीच में डिक्लेयर किया जाता है वो बेटा इंटरिम डिविडेंड होता है। मतलब फाइनल डिविडेंड हमेशा अकाउंट्स फाइनल हो जाने के बाद बांटा जाता है, और इंटरिम डिविडेंड अकाउंट फाइनलाइज होने से पहले बांटा जाता है। अच्छा जी, ये बताओ फाइनल डिविडेंड में खास बात है, फाइनल डिविडेंड को बांटने वाले, डिक्लेयर करने वाले लोग कौन हैं, शेयर होल्डर। पर इंटरिम डिविडेंड कौन डिक्लेयर करता है बेटा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मैंने बोला था डिक्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो अगर मैं तीन डिफरेंस बोलूं तो एजीएम पे जो डिविडेंड बांटा गया वो फाइनल डिविडेंड है, दो एजीएम के बीच में अगर कोई डिविडेंड बांटा गया इंटरिम डिविडेंड है, अकाउंट फाइनल होने से पहले डिविडेंड बांटा इंटरिम, अकाउंट फाइनल होने के बाद बांटा फाइनल। अकाउंट के अंदर अगर जो शेयर होल्डर डिविडेंड अगर डिक्लेयर कर रहा है तो फाइनल, और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं तो इंटरिम। अगर कोई साल खत्म होने के बाद बांटा गया तो फाइनल, साल खत्म होने से पहले बांटा गया तो इंटरिम। तो चार डिफरेंस तो अगर अपन ने कर लिए, जल्दी जल्दी बताओगे सब लोग। देखो फाइनल डिविडेंड क्या होता है, फाइनल डिविडेंड भैया एजीएम पे बांटा जाता है, इंटरिम दो एजीएम के बीच में बांटा जाता है। फाइनल डिविडेंड अकाउंट फाइनलाइज होने के बाद बांटा जाता है, मतलब ऑडिट होने के बाद बांटा जाता है। और अगर हमारा जो इंटरिम डिविडेंड अकाउंट फाइनल होने से पहले बांटा जाता है, ईयर खत्म होने के बाद बांटा जाए तो फाइनल, और साल खत्म होने से पहले बांटा जाए तो इंटरिम। और अगर शेयर होल्डर डिविडेंड डिक्लेयर करे, शेयर होल्डर अगर डिविडेंड डिक्लेयर करे तो बेटा फाइनल, और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर डिविडेंड डिक्लेयर करे तो इंटरिम। बहुत बढ़िया। फाइनल डिविडेंड के अंदर अब एक बात याद रखना, इंटरिम डिविडेंड में खास बात है भैया। क्या खास बात है, हमको यहां शेयर होल्डर की कंसेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही रिकमेंड भी कर देता है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही डिक्लेयर भी कर देता है। तो यहां शेयर होल्डर की कंसेंट की जरूरत नहीं रहती है। हां, इंश्योरिंग एजीएम में हम जरूर उनसे पूछते हैं, पर फाइनल डिविडेंड में शेयर होल्डर ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी करेगा और फिर शेयर होल्डर भी करेगा, पर इंटरिम के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फाइनल डिविडेंड का आप एक प्रोसेस समझो। फाइनल डिविडेंड के अंदर सबसे पहले जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो डिविडेंड को रिकमेंड करते हैं, रेट ऑफ डिविडेंड। भैया उनकी बोर्ड मीटिंग होती है, तो बोर्ड मीटिंग में सबसे पहले जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो एक डिविडेंड रिकमेंड करते हैं। वो डिविडेंड रिकमेंड करते हैं, वो क्या पास करते हैं, बोर्ड रेजोल्यूशन। क्या पास करते हैं बेटा, बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर बोर्ड रिपोर्ट में एक डिविडेंड का रेट रिकमेंड कर देते हैं कि भैया इतना डिविडेंड हम रिकमेंड करते हैं, ये तुमको मिलेगा। अब ये जो रिकमेंड कर दिया डिविडेंड, ये सब पूरा ये, क्योंकि देखो शेयर होल्डर की कंसेंट की जरूरत ही नहीं है इंटरिम में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड कर दिया वही फाइनल है, ठीक है। पर अगर फाइनल डिविडेंड बांट रहे हो तो सबसे पहला प्रोसेस है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक बोर्ड मीटिंग बुलाएंगे, उसमें बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेंगे और वहां पर एक रेट ऑफ डिविडेंड डिसाइड कर देंगे। जो वो रेट ऑफ डिविडेंड होगी वो पहुंचेगी शेयर होल्डर के पास। कहां पर पहुंचेगी बेटा, शेयर होल्डर की मीटिंग कहां पर होगी, एजीएम में। और वो एजीएम में जो रेट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड करी है, उस डिसाइडेड वाली रेट को वो लोग क्या करते हैं बेटा, अप्रूव करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। अब उसमें खास बात है, आप जितना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिकमेंड किया है
उससे ज्यादा आप अप्रूव नहीं कर सकते हो। याद रखना, डिविडेंड मिलेगा किसको? शेयर होल्डर को, पर बांटने का राइट भी किसके पास है? शेयर होल्डर। तो तुम्हारा तो मन करेगा, तुम तो बोलोगे 100% बांट दो, पर धंधे की नॉलेज तो किसको है बेटा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जितना रिकमेंड किया, आप उससे कम जरूर डिक्लेयर कर सकते हो शेयर होल्डर से एजीएम में। आप उससे ज्यादा डिक्लेयर नहीं कर सकते हो, आप उसके बराबर कर सकते हो, आप उससे कम कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हो। तो शेयर होल्डर चाहकर भी आपको, अगर शेयर होल्डर चाहकर भी अगर रेट को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, जो रेट किसने रिकमेंड कर दी है बेटा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिकमेंड कर दिया, उस रेट को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, उसके बराबर रह सकते हैं, उससे कम जा सकते हैं। तो शेयर होल्डर को भैया अगर डिविडेंड का रेट रिकमेंड करना हो, डिविडेंड का रेट डिक्लेयर करना होता है, क्योंकि रिकमेंड कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और डिक्लेयर कौन करता है? डिक्लेयर करता है हमारे बेटा शेयर होल्डर। और मिलता किसको है? शेयर होल्डर को। तो समझो, रिकमेंड कौन किया? रिकमेंड कौन किया? बोलो जल्दी जल्दी। रिकमेंड कौन किया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। पर डिक्लेयर किसने किया? शेयर होल्डर। और पेमेंट किसको होगी? शेयर होल्डर को। पर मेन पावर तो किसके पास है? शेयर होल्डर के पास, क्योंकि डिक्लेरेशन इज द मेन पावर। अब डिक्लेयर किया शेयर होल्डर ने, ये फाइनल की बात कर रहा हूं, क्योंकि इंटरिम में ऐसा कुछ है ही नहीं। इंटरिम में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही रिकमेंड करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही डिक्लेयर करते हैं। पर फाइनल के अंदर रिकमेंड करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और डिक्लेयर करते हैं हमारे शेयर होल्डर। अब जब शेयर होल्डर डिक्लेयर कर रहा है, तो आपने जो रिकमेंड की है रेट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, उससे ज्यादा नहीं जा सकता है, उससे कम जरूर जा सकता है, उसके बराबर जरूर रह सकता है, पर उससे ज्यादा नहीं जा सकता है। इवन अगर सारे शेयर होल्डर यूनानिमस रेजोल्यूशन भी पास कर दे, यूनानिमस रेजोल्यूशन का मतलब क्या है? 100% भी सारे नाराज हो जाए, नहीं 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 भैया हमको तो वही चाहिए जो शेयर, हमको तो ज्यादा चाहिए, हमको कम चाहिए ही नहीं, भैया आप नहीं जा सकते हो। आप अगर सारे के सारे शेयर होल्डर भी चिल्लाने लग जाए, तब भी नहीं मिलेगा, 100% मेजोरिटी से भी नहीं मिलेगा। क्या भैया कम कर सकते हैं? वो बिल्कुल कर सकते हो। क्या उसके बराबर रह सकते हैं? वो बिल्कुल कर सकते हो। वो पास करने के लिए भैया क्या पास करना पड़ेगा? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। क्या पास करना पड़ेगा बेटा? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। तो भैया सिंपल सी बात है, फाइनल डिविडेंड को सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिकमेंड किया, क्या पास कर बोर्ड रेजोल्यूशन। फिर वो किसके पास पहुंचा? एजीएम में, शेयर होल्डर के पास। शेयर होल्डर का मन कर रहा था ज्यादा कर दे रिकमेंड रेट से, पर ज्यादा कर नहीं सकते हो आप। 100% मेजोरिटी के साथ भी ज्यादा नहीं कर सकते हो, पर अगर आपको कम करना है या आपको बराबर रहना है, तो आप बिल्कुल रह सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप 100% उसके बराबर या उससे कम रह सकते हो। आपको सिर्फ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है और तुम्हारा काम हो जाएगा। हां, मैं याद रखना, इंटरिम डिविडेंड में ऐसा कोई फंडा नहीं है। रिकमेंड भी किसने? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। डिक्लेयर भी किसने? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो खत्म हो गया यहां पर। याद रखना, रेगुलेशन 80 ऑफ शेड्यूल 1 ये बोलता है आप इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। शेयर होल्डर अगर यूनानिमस रेजोल्यूशन भी पास कर दे तो इंक्रीज नहीं कर सकते हैं उस रेट से, जो रेट किसने रिकमेंड करी है बेटा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिकमेंड करी है, उससे ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इंटरिम डिविडेंड। मैं जल्दी जल्दी से याद करा देता हूं। एजीएम पे डिक्लेयर किया तो फाइनल, दो एजीएम के बीच में डिक्लेयर किया तो इंटरिम, अकाउंट फाइनल होने के बाद अगर डिक्लेयर किया तो फाइनल, अकाउंट फाइनलाइज होने से पहले अगर डिक्लेयर किया तो इंटरिम, अगर ईयर एंड के बाद किया तो बताओ क्या? फाइनल। ईयर एंड से पहले किया तो इंटरिम। अगर शेयर होल्डर ने डिक्लेयर किया तो फाइनल, और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिक्लेयर किया तो बेटा इंटरिम। बहुत बढ़िया है भैया, मजा आ ही गया है। अच्छा जी, कुछ और डिफरेंसेस बताओ हमको, ताम झाम और चाहिए भैया। अगर आपको फाइनल डिविडेंड अगर डिक्लेयर करना है ना बेटा, अगर फाइनल डिविडेंड अगर डिक्लेयर करना है, तो एक बात याद रखना, आपको एओए से कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है। तुम्हारी कंपनी के एओए में लिखा हो या ना लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फाइनल डिविडेंड कंपनी की अथॉरिटी में आता है, आप बिल्कुल डिक्लेयर कर सकते हो। पर अगर इंटरिम डिविडेंड अगर डिक्लेयर करना है, तो आपको अथॉराइजेशन चाहिए ही चाहिए एओए से। अगर एओए में लिख रखा है कि इंटरिम डिविडेंड कंपनी नहीं बांट सकती है, तो पहले कंपनी को अपना एओए ऑल्टर करना पड़ेगा, अपना एओए चेंज करना पड़ेगा, तब जाकर आप इंटरिम डिविडेंड बांट सकते हो। तो फाइनल डिविडेंड बांटने के लिए एओए का अप्रूवल नहीं चाहिए, पर इंटरिम डिविडेंड बांटने के लिए एओए का अप्रूवल चाहिए ही बेटा, ये ध्यान रखना। अच्छा जी भैया, एक बात बताओ, तो एओए हो गया। अच्छा, क्या हम डिविडेंड ईयर एंड के बाद अगर बांटे, एजीएम पे बांटे, तो वो फाइनल होता है। ईयर एंड से पहले बांट दे और बिना दो एजीएम के बीच में बांट दे तो वो इंटरिम होता है। भैया फाइनल डिविडेंड एक बार अगर बांट दिया, एक बार अगर डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेयर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, अगर डिक्लेयर कर दिया तो वो कंपनी के ऊपर बेटा डेट बन जाता है। अब कंपनी उससे मुकर नहीं सकती है, अब कंपनी को शेयर होल्डर को वो डिविडेंड पे करना पड़ेगा। तो फाइनल डिविडेंड रिवोक नहीं किया जा सकता है बेटा। फाइनल डिविडेंड अगर एक बार अगर कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेयर इज इंपॉर्टेंट वर्ड, रिकमेंडेड इज नॉट इंपॉर्टेंट वर्ड। अगर आपने फाइनल डिविडेंड एक बार डिक्लेयर कर दिया तो वो कंपनी के ऊपर डेट बन जाता है, और डेट बनने के बाद कंपनी अब मुकर नहीं सकती है, तो डिविडेंड
डिविडेंड अब रिवोक नहीं हो सकता है, वापस नहीं ले सकते हैं। इंटरिम डिविडेंड पे आओ। इंटरिम डिविडेंड किसने डिक्लेयर किया था बोलो? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने। डिक्लेयर भी किसने किया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने। अब वो तो खुशी में कर रहे हैं हम या गम में कर सकते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, तो वो हम पे कोई लायबिलिटी नहीं है। तो याद रखना इंटरिम डिविडेंड नॉर्मल केस में वो भी रिवोक नहीं होता है। पर अगर सारे शेयर होल्डर ने 100% अगर शेयर होल्डर ने अपनी कंसेंट दे दी तो भैया वो भी क्या किया जा सकता है? रिवोक किया जा सकता है। वो भी बिल्कुल बेटा रिवोक किया जा सकता है। तो जल्दी से सारे बच्चे मेरे को इंटरिम और फाइनल के बहुत सारे डिफरेंसेस बता सकते हैं। भैया फाइनल डिविडेंड किसने डिक्लेयर किया? शेयर होल्डर। इंटरिम डिविडेंड किसने डिक्लेयर किया? बोलो किसने डिक्लेयर किया मेरे बेटा? क्यों? किसने? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर होता है एजीएम पे। इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर होता है कहां पर? बताओ, बिटवीन द टू एजीएम। वो डिक्लेयर होता है बिफोर ईयर एंड और वो डिक्लेयर होता है आफ्टर ईयर एंड। तो फाइनल डिविडेंड होता है आफ्टर ईयर और इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर होता है बिफोर ईयर एंड। बोलो भैया सबको समझ में आता है? फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट होने के बाद अगर कोई डिविडेंड डिक्लेयर किया जाए तो वो फाइनल डिविडेंड होता है, और अकाउंट अगर फाइनल होने से पहले किया जाए तो वो इंटरिम डिविडेंड होता है। भैया एक बात और बताओ, अगर एओए का अप्रूवल, एओए का ऑथराइजेशन कहां चाहिए? एओए का ऑथराइजेशन हमको चाहिए होता है बेटा फाइनल डिविडेंड में, कतई नहीं चाहिए हमको इंटरिम डिविडेंड में चाहिए। फाइनल डिविडेंड में आपको कोई एओए का ऑथराइजेशन नहीं चाहिएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। फाइनल डिविडेंड भैया एक बार अगर डिक्लेयर कर दिया तो क्या रिवोक कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। फाइनल डिविडेंड आपके ऊपर डेट बन जाता है, आप रिवोक नहीं कर सकते हो। पर क्या इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर को रिवोक किया जा सकता है? जनरली वो भी नहीं रिवोक किया जा सकता है, पर अगर सारे 100% शेयर होल्डर अपना कंसेंट दे दे तो वो भी रिवोक किया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फाइनल डिविडेंड हम जनरली रिवोक नहीं कर सकते हैं, पर हां वॉर का सिचुएशन हो जाए, वो सब हो जाए, कैटास्ट्रोफिक कंडीशंस बोलते हैं, तो वहां पर आप रिवोक कर सकते हो, फाइनल भी रिवोक कर सकते हैं। याद रखना फाइनल भी रिवोक कर सकते हैं, पर एक बात याद रखना, नेचुरल कैलेमिटी हो गया, वॉर हो गया, क्राइसिस हो गया, उस केस में आप बिल्कुल कर सकते हो, वो भी किससे पहले? पेमेंट से पहले, पर नॉर्मली आप नहीं कर सकते हो। तो याद रखना ये डिफरेंसेस हम लोगों ने सबके कर लिए हैं इंटरिम और फाइनल के। बहुत बढ़िया भैया। एक बात बताओ भैया, डिविडेंड अगर हमको बांटना है, डिविडेंड अगर हमको बांटना है तो भैया किस पे बांटेंगे डिविडेंड? बताओ किस पे बांटेंगे? अगर ऐसा कुछ लिख दिया जाए, अगर ऐसा कुछ लिख दिया जाए जैसे मैं तुमको अभी बताने वाला हूं, जल्दी 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 जल्दी, ठीक है, यहां पर लो भैया, अगर ऐसा कुछ लिख दिया जाए, आप समझा दो ना भैया, मजा आ जाएगा। हाँ हाँ, देखो देखो देखो, ऐसा है, फेस वैल्यू है एक कंपनी के शेयर की 100 रुपए, मान लो था 100 रुपए, ठीक है। इस कंपनी का इशू प्राइस है हमारा बेटा मान लो 150 रुपए। इस कंपनी के शेयर की मार्केट प्राइस है बेटा, मार्केट प्राइस 1500 रुपए। कंपनी ने ऐसा लिखा, कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड, कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड एट द रेट 10%, 10%। अब भैया क्वेश्चन ये आता है, ये 10% किस पे लगेगा? ये 10% 100 पे लगेगा, ये 10% 150 पे लगेगा, या ये 10% 1500 पे लगेगा? भैया ना तो 1500 पे लगेगा, ना 150 पे लगेगा, ये लगेगा फेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू का दूसरा नाम होता है बेटा नॉमिनल वैल्यू। तो डिविडेंड का रेट आप याद रखना किस पे दिया जाता है बेटा, किस पे दिया जाता है? याद रखना डिविडेंड इज ऑलवेज पेड ऑन नॉमिनल और फेस वैल्यू, नॉट एट इशू प्राइस और मार्केट प्राइस। पेपर तुमको फंसाने की कोशिश करेगा, तुम बिल्कुल फंसना नहीं। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ, कंपनी को प्रॉफिट हुआ, कंपनी को क्या हुआ बेटा? प्रॉफिट। अब कंपनी प्रॉफिट होने के बाद एक चीज सोचती है, अच्छा अच्छा अच्छा, एक गुल्लक बना रखा है, इमरजेंसी का सिचुएशन आ जाएगा, कल को कुछ भी तबाही हो जाएगी, हम क्या करेंगे, हम पैसा कहां से लेके आएंगे? तो क्या कंपनी के ऊपर ये रिक्वायरमेंट है कि कंपनी कितना डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहिए? 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, हर साल कितना डिविडेंड डिक्लेयर करना है आपको? क्या कोई ऐसा रिक्वायरमेंट है? ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कंपनी जितना चाहे पैसा, 1 रुपए का भी डिविडेंड ना बांटे चलेगा, और 100% भी बांट सकती है क्या सारा का सारा प्रॉफिट? दोनों सिचुएशन पॉसिबल है। 0% भी बांट सकती है, 100% भी बांट सकती है, यह याद रखना। तो यहां पर कंपनी अगर मान लो ऐसा है, कंपनी ने कमाया प्रॉफिट के रूप में, अगर कंपनी का प्रॉफिट हुआ बेटा 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, ये 1 लाख कंपनी अगर सारा का सारा रिजर्व में ले गई, कितना ले गई? रिजर्व में 1 लाख रुपया ले गई बेटा, ध्यान रखना, रिजर्व में ले गई 1 लाख रुपया, और यहां पर रिजर्व में लेके गई 0 रुपया। तो अगर 1 लाख डिविडेंड पूरा का पूरा अगर रिजर्व में ले गई तो डिविडेंड नहीं बांटेंगे हम लोग, ठीक है। और अगर यहां पर 0 ले गई तो क्या हम बोल सकते कि डिविडेंड हमें 1 लाख बांटना चाहते हैं? तो ये कंपनी का डिस्क्रिशन है, वो कितना पैसा रिजर्व में लेके जाना चाहती है और कितना पैसा वो डिविडेंड में बांटना चाहती है। तो डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले कंपनी को यह सोचना होता है, कंपनी ये डिसाइड करती है बोर्ड मीटिंग में कि वो कितना पैसा रिजर्व में ट्रांसफर करना चाहती है और कितना पैसा वो डिक्लेयर करना चाहती है एज अ डिविडेंड। ये कंपनी का बिल्कुल खुद का एक कंसर्न है,
वो कंपनी बिल्कुल खुद सोचती है। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट, देखो क्या लिखा है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट किसके अंदर बेटा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर, ये छोड़ दिया गया है टू द डिस्क्रिशन ऑफ कंपनी। डिस्क्रिशन मतलब क्या, इच्छा ऑफ कंपनी, कंपनी की इच्छा है कि भैया कंपनी बिल्कुल फ्री है, वो जितना चाहे अपना पैसा रिजर्व में डिक्लेयर कर सकती है, रिजर्व में डाल सकती है डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले। तो डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले कंपनी की इच्छा है, वो जितना पैसा रिजर्व में डालना चाहती है वो डाल सकती है, वो सारा का सारा डाल सकती है, वो 1 रुपया भी नहीं डाल सकती। तो ऐसा कोई स्टैट्यूटरी लिमिट नहीं है। कल को पेपर में आपने आईसीआई ने आपसे पूछ लिया एक कंपनी को 5% डिविडेंड हर साल डिक्लेयर करना है, क्या ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है? बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। ये कंपनी का अपना कंसर्न है, वो 1 रुपया भी ना बांटे और वो चाहे तो सारा रुपया बांट दे, तो वो कंपनी का कंसर्न है। कंपनी कैन ट्रांसफर एनी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व, और 100%, इवन 100% भी आप ट्रांसफर कर सकते हो रिजर्व में, और आप 0% भी ट्रांसफर कर सकते हो रिजर्व में। तो ये कंपनी को खुद को सोचना होता है, उसके अंदर ये कंपनी का खुद का इच्छा है, खुद का डिस्क्रिशन है। तो कंपनी इज 100%, इट इज ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द कंपनी बिफोर डिक्लेयरिंग ऑफ डिविडेंड दैट हाउ मच ऑफ द प्रॉफिट दैट दे वांट टू बी ट्रांसफर इनटू रिजर्व। जितना पैसा वो रिजर्व में ट्रांसफर करना चाहते हैं वो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। भैया एक बात बताओ, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, हमको डिविडेंड बांटना है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ शेयर। भैया एक बात बताओ, पहले किसका नंबर आएगा? पहले किसका नंबर आएगा? दो टाइप के शेयर होल्डर है, एक का नाम है प्रेफरेंस शेयर होल्डर, दूसरे का नाम है इक्विटी शेयर होल्डर। भैया प्रेफरेंस शेयर होल्डर कौन होते हैं? भैया पहले बताओ इक्विटी कौन होता है? इक्विटी बहुत सुना, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर दो शेयर होल्डर विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अरे बहुत ही बढ़िया यार, क्या मजा आ गया। अच्छा ऐसी डेफिनेशन हो तो लॉ कितना आसान है कि इक्विटी शेयर होल्डर आर दो शेयर होल्डर विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो फिर प्रेफरेंस में भी ऐसा ही बोल देते हैं ना भैया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर दो शेयर होल्डर विच आर नॉट इक्विटी शेयर होल्डर। अरे अच्छा, अरे लाडले ऐसे नहीं जाने का, ये गलत हो जाएगा बेटा। प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है? प्रायोरिटी। प्रेफरेंस मतलब प्रायोरिटी। एक मां बाप के दो बच्चे हैं, एक को प्रायोरिटी, दूसरे को प्रायोरिटी नहीं। अच्छा एक बात बताओ, क्या कोई कंपनी, मैं क्वेश्चन पूछता हूं, क्या कोई कंपनी सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है विदाउट इक्विटी? नहीं, क्योंकि प्रेफरेंस का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है अगर इक्विटी ना हो तो। क्या कंपनी खाली इक्विटी इशू कर सकती है? बिल्कुल नहीं चलेगा। तो प्रेफरेंस का वैल्यू ही तब है जब इक्विटी हो। प्रेफरेंस किसके मुकाबले में? प्रेफरेंस इक्विटी के मुकाबले में प्रेफरेंस। इसका मतलब जब तक कंपनी गोइंग कंसर्न है तो भैया प्रेफरेंस वालों को किसके अंदर आपको पता हो, प्रेफरेंस वालों को किसके अंदर प्रेफरेंस मिलेगी, प्रायोरिटी मिलेगी? जब तक कंपनी चालू है तब तक उनको प्रेफरेंस मिलने वाली है, किसके अंदर? डिविडेंड के अंदर। और जिस दिन कंपनी चली जाएगी, बंद होगी, लिक्विडेट होगी, वाइंड अप होगी, उस दिन सबसे पहले पेमेंट होगी, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल किसको होगी बेटा? प्रेफरेंस वालों को। तो पहले इक्विटी को मिलता है डिविडेंड या प्रेफरेंस वालों को मिलता है? भैया प्रेफरेंस वालों को मिलता है। जिस दिन कंपनी बंद होगी उस दिन कैपिटल का पेमेंट सबसे पहले, या एसेट का बंटवारा पहले किस में होगा? प्रेफरेंस में होगा या इक्विटी में होगा? बिल्कुल प्रेफरेंस में होगा। प्रेफरेंस का मतलब ही प्रेफरेंस है, प्रायोरिटी है। तो इक्विटी वालों का, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक बात याद रखना, डिविडेंड में प्रायोरिटी मिलती है और इनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। इक्विटी वालों को ना तो बेचारों को प्रायोरिटी मिलती है और हमेशा वेरिएबल मिलेगा। एक्चुअल मालिक इक्विटी वाले हैं। इक्विटी वालों को वेरिएबल रेट मिलता है और बाद में मिलता है फिक्स। प्रेफरेंस शेयर वाले फट्टू किस्म के लोग हैं, इनको पहले मिलेगा याद रखना, और वो भी फिक्स मिलेगा। पहले मिलेगा और वो भी फिक्स मिलेगा। अब डिविडेंड के हिसाब से दो टाइप के प्रेफरेंस शेयर हैं। एक का नाम है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, दूसरे का नाम है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। एक का नाम क्या है बेटा? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, एक का नाम है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है बेटा? जुड़ना। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है? जुड़ना। इसका मतलब याद रखना। अगर मान लो, मैं ऐसा कुछ एग्जांपल देकर तुमको समझाता हूं, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। एक कंपनी का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, 1 लाख रुपया, ठीक है। 10% उस कंपनी के अंदर प्रेफरेंस शेयर थे, ठीक है, 1 लाख के 10% प्रेफरेंस शेयर थे और इक्विटी शेयर थे बाकी लोग, ठीक है, बाकी लोग इक्विटी शेयर्स थे, ठीक है भैया, समझ में आता है, ठीक है। अब कंपनी को, इन लोगों को, 1 लाख वालों को 10% देना है, ये डिविडेंड का रेट है। तो भैया 1 लाख में से 10,000 गया और कंपनी ने रिजर्व में कुछ नहीं डाला, जीरो रिजर्व, ठीक है। तो हम सारा बांटना चाहते हैं, ठीक है। तो 10,000 तो क्या चला गया? फिक्स कौन सा डिविडेंड? प्रेफरेंस डिविडेंड, फिक्स प्रेफरेंस डिविडेंड। बताओ कितना बचा? 90,000। अब ये 90,000 पे किसका हक है? इक्विटी वालों का। किसका हक है बेटा? इक्विटी। ये सिंपल सॉर्टेड नियम है। अच्छा जी, अब आगे बताओ, अगर हो गया लॉस हो गया, 1 लाख का लॉस। आ जाओ भैया, लॉस भी तो लाडले झेलना पड़ेगा ना आपको। 1 लाख का हो गया लॉस, भैया ठीक है।
अब आए प्रेफरेंस शेयर वाले मालिक दो हमारा 10,000, इनको तो फिक्स मिलना है ना 10,000 पर बेटा 10,000 तो तब मिलेगा ना जब प्रॉफिट होगा। लॉस के केस में तो हम डिविडेंड नहीं दे सकते, लॉस के केस में तो हम प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड नहीं दे सकते, हमने मना कर दिया नहीं देंगे। पर प्रेफरेंस वाले बोले हम तो भैया लेके मानेंगे, हम नहीं छोड़ने वाले। बोला भैया कॉपी में नोट कर ले, कॉपी में नोट कर ले कॉपी के अंदर, क्योंकि तू कौन सा वाला प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, क्यूमुलेटिव। क्या है बेटा तू? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वाले है। जब प्रॉफिट होगा जब तेरे को दे देंगे, अभी तू नोट करके रख, अगर ये नॉन क्यूमुलेटिव वाला होता तू कुछ नोट मत कर, तेरे को कभी नहीं मिलने वाला, भूल जा। जब प्रॉफिट होगा तब मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, खत्म। इनका हाल इक्विटी जैसा वाला है, इक्विटी वालों को जैसे कुछ नहीं मिलता है, लॉस के केस में कुछ नहीं मिलेगा, बात खत्म हो गई है भैया। चलो जी ठीक है, इनको बोला तुम क्यूमुलेटिव वाले हो, चिंता मत करो, आज पैसा नहीं है, जिस दिन प्रॉफिट होगा अगला साल आया, अगला साल ईयर टू, फिर लॉस, फिर तो बहुत ज्यादा लॉस, 2 लाख का लॉस बेटा, 2 लाख का, समझ रहे हो, 2 लाख का लॉस। ये फिर आए मांगने प्रेफरेंस शेयर, अरे भैया आए 10,000, अरे मालिक पिछले साल का भी रह रहा है, मालिक इस साल का भी रह रहा है, मालिक इस पिछले साल का भी है, इस साल का, अरे बेटा फिर लॉस है, कॉपी में नोट कर ले भैया। मालिक कितनी बार कॉपी में नोट करे, पहले साल का 10,000, दूसरे साल का 10,000, फिर आए नॉन क्यूमुलेटिव वाले, मालिक हमारा, अरे तुम भूल जाओ साले, लॉस है, नहीं देंगे बाबा, नहीं देंगे, भूल जाओ, भाग जाओ। इक्विटी वाले तो वैसे ही, हाँ मालिक, लॉस के केस में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये भूल गई, इनको कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो 10,000 कुछ नहीं मिलने वाला है। हाँ, क्यूमुलेटिव वालों को एक लाइन बोली, तुम कॉपी में नोट करके रखो, ईयर 3 लॉस बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। एक 3 लाख का लॉस हो गया भैया, 3 लाख। प्रेफरेंस शेयर वाले फिर आए बोले मालिक हमारा 10,000 दे दो, 10,000 हमारे तो फिक्स मांगते हैं ना 10,000। अरे भैया फिर लॉस केस है, कॉपी में नोट कर लेना यार, कॉपी में, अरे कितना कॉपी में नोट करे, कॉपी में नोट कर ले, हर साल बोलता है कॉपी में नोट कर ले, देता क्यों नहीं है 10,000 और ईयर 3 में भी कितना 10,000। तो बोला कितना हो गया अभी तक मालिक, 30,000 हो गया, 30,000 आया ईयर 4। अरे कभी तो वो हमारी भी सुनेगा। अब हुआ प्रॉफिट हुआ 4 लाख का प्रॉफिट। प्रेफरेंस शेयर वाले डिविडेंड मांगने आए, हमने उनको बोला 10,000 ले जा। बोला मालिक 10,000 तो मालिक करंट ईयर का है, 10,000 तो पहले साल का वो दो, फिर दूसरे साल वाला दो मालिक, फिर तीसरे साल वाला दो। आज तो मौज ही हो गई है बेटा। और अब ये करंट ईयर वाला है बेटा, करंट ईयर वाला सारा दे दो मालिक, आज ही सारा दे दो। बताओ कितना हो गया, 40,000, कितना हो गया 40,000। और अब बताओ कितना बचा, बताओ टोटल 40,000 इनको मिल गया। ये 360 बताओ किसका है, इक्विटी शेयर्स का, किसका है बेटा, इक्विटी। आज तो मौज हो गई है भैया। अगर नॉन क्यूमुलेटिव होता, ध्यान से सुनना, प्रॉफिट हुआ ईयर 4 में 4 लाख, इनको बोला था कि हमने नॉन क्यूमुलेटिव वालों को कि तुम, क्योंकि ये लोग क्या थे, क्या थे बेटा, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। इनको बोला था जिस दिन प्रॉफिट होगा तुम्हारा करंट ईयर नहीं लौटाएंगे, तुम्हारा एरियर भी लौटाएंगे, जिस दिन प्रॉफिट होगा। तो यहां पर बोला मालिक, ध्यान से सुनो, प्रेफरेंस शेयर, मालिक प्रेफरेंस शेयर, अच्छा जी 10,000 ईयर 1 का दे दो, ईयर 1 का नहीं मिलेगा, ईयर 2 का, ये नॉन क्यूमुलेटिव है। ये कौन से हैं बेटा, नॉन क्यूमुलेटिव वालों को नहीं मिलेगा, ईयर 2 भी नहीं मिलेगा, 10,000 ईयर 3 का भी नहीं मिलेगा। हाँ, करंट ईयर का ले लो, करंट ईयर में कोई दिक्कत नहीं, करंट ईयर का ले लो। तो इनको नॉन क्यूमुलेटिव वालों को एरियर नहीं मिलता है। अब बताओ कितना बचा, 390, और ये 390 बताओ किसका है, इक्विटी वालों का है बेटा। तो याद रखना इतना सा ही फर्क है। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वालों को अगर लॉस का केस हो गया तो लॉस के केस के अंदर जिस दिन प्रॉफिट होगा उनको एरियर भी मिलेगा पुराने सालों का, जो हम नहीं बांट पाए, किसकी वजह से, लॉस की वजह से। और आपको क्या मिलेगा, करंट ईयर का भी मिलेगा। पर अगर आपकी कंपनी में अगर नॉन क्यूमुलेटिव शेयर होल्डर वाले हैं तो उनको एरियर कभी नहीं मिलने वाला है, उनका एरियर एक्यूमुलेट नहीं होता है। एक्यूमुलेट आप समझो, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, क्यूमुलेटिव मतलब क्या, अगर आपका लॉस का केस है तो हम आपका डिविडेंड एक्यूमुलेट करके रखेंगे, आपको मिलेगा। तो ये देखो वो प्रेफरेंस शेयर है, ये क्या है बेटा, वो प्रेफरेंस शेयर है जिनके ऊपर अनपेड डिविडेंड एक्यूमुलेट हो जाता है, और वो तब दिया जाता है बेटा एरियर के साथ, बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड ऑन इक्विटी शेयर। तो आपको हम सिर्फ एरियर भी देंगे और करंट ईयर का भी देंगे, क्योंकि आपका डिविडेंड एक्यूमुलेट होता हुआ आ रहा है। पर इन लोगों का डिविडेंड कभी भी एक्यूमुलेट नहीं होता है, ये सिर्फ तभी मिलता है बेटा जब क्या होता है, प्रॉफिट, तब होता है प्रॉफिट। अगर डिविडेंड नहीं डिक्लेयर किया गया तो ये डिविडेंड कभी भी एक्यूमुलेट नहीं होने वाला है, इनको नहीं मिलने वाला है, ये नॉन क्यूमुलेटिव है। तो क्यूमुलेटिव वालों की तो मौज है, जिस दिन होगा प्रॉफिट उस दिन पुराना भी मिलेगा और करंट ईयर का भी मिलेगा। नॉन क्यूमुलेटिव वालों को ये फीचर नहीं है। नॉन क्यूमुलेटिव वालों को सिर्फ अगर प्रॉफिट हुआ तो मिलेगा, आपका जुड़ने वाला नहीं है।
है, आपको कोई जुड़ा हुआ, जो गया वो गया, जो बीत गया सो बीत गया, उसको भूल जाओ, आप भूल जाओ, बस भूल गई, वो गई छोड़कर भूल जाओ उसको, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है भैया। यहां पर था, ये मैंने एग्जांपल जो आपको क्लास में कराया वही है। अब हम बेसिक कॉन्सेप्ट से आगे बढ़कर, अब हम बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म कर चुके हैं और उस बेसिक कॉन्सेप्ट से आगे बढ़कर अब हम पहले सेक्शन में आते हैं, और ये पहला सेक्शन ही अपने आप में सबसे बड़ा सेक्शन है, उसके अलावा कुछ सेक्शन में है ही नहीं। तो याद रखना, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, सेक्शन का नाम है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, सेक्शन नंबर 123। ये बोलता है सबसे पहला लाइन, सोर्स ऑफ डिविडेंड, क्या कहां से आएगा पैसा, डिविडेंड तो बांटना है, डिविडेंड तो बांटना है मालिक, पर पैसा कहां से आएगा। बोला डिविडेंड जो है, फाइनल की बात कर रहा हूं, फाइनल की बात कर रहा हूं, फिर इंटरिम की बात करूंगा। फाइनल का डिविडेंड का पैसा कहां से आएगा, बोला भैया आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट, पहले इस साल जो कमाया वहीं से लौटाओ। दूसरा ऑप्शन है आउट ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, जो रिजर्व में आपने ट्रांसफर किए थे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, तो आपके रिजर्व में जो पैसा पड़ा हुआ है, जो आपने बांटा नहीं डिविडेंड के रूप में, वो जो रिजर्व में पड़ा हुआ है वहां से ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा ऑप्शन है। तीसरा, थोड़ा करंट से थोड़ा पास से, थोड़ा करंट से थोड़ा पास से, ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन ये है। और चौथा क्या होता है ना, कई बार बहुत सारी कंपनीज में, जैसे बेसिकली गवर्नमेंट कंपनी में, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट उनके शेयर होल्डर को ये गारंटी देती है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा डिविडेंड हम देंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट उन कंपनियों को मनी प्रोवाइड करती है, क्या, बांटने के लिए डिविडेंड। तो ये फीचर हर कंपनी में नहीं है। तो इसका मतलब चौथा ऑप्शन क्या है, मनी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो वो कंपनियां वहीं से, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको क्या दे रखी है, गारंटी। तो चार ऑप्शन है, बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोर्स ऑफ डिविडेंड, करंट ईयर का प्रॉफिट, आउट ऑफ करंट ईयर बांट दो। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, आउट ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट विच हैज बीन रिमेनिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, जो बांटे नहीं गए हैं। और तीसरा ऑप्शन है आधा यहां से आधा वहां से, बोथ 1 and 2। और चौथा ऑप्शन है मनी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इन केस गवर्नमेंट हैज गिवन गारंटी फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। जहां पर गवर्नमेंट ने डिक्लेरेशन की गारंटी दे रखी है वहां पर भी आप बांट सकते हो। अब याद रखना एक चीज, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज है कि जब भी आप प्रॉफिट में से डिविडेंड बांट रहे हो तो याद रखना डेप्रीशिएशन को घटा देना। बिफोर डेप्रीशिएशन वाला प्रॉफिट यूज नहीं कर सकते हो, आफ्टर डेप्रीशिएशन वाला प्रॉफिट यूज करना है। डेप्रीशिएशन घटा होना चाहिए, और ना सिर्फ करंट ईयर का बल्कि पास्ट ईयर का अगर कोई अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रीशिएशन, उसको क्या बोलते हैं बेटा, प्रीवियस ईयर का कोई डेप्रीशिएशन, प्रीवियस ईयर डेप्रीशिएशन विच हैज नॉट बीन, जो डेप्रीशिएशन विच हैज नॉट बीन सब्सट्रैक्टेड या घटाया नहीं गया है, कहां से बेटा, प्रॉफिट से। तो उस डिविडेंड को, क्योंकि हमारे पास उतना प्रॉफिट था ही नहीं, पिछले साल में पहले ही लॉस हो गया था, तो हम प्रॉफिट हम डेप्रिसिएशन घटा ही नहीं पाए, उस डेप्रिसिएशन को बोलते हैं अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं बेटा, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। तो याद रखना, जब भी आप प्रॉफिट यूज कर रहे हो डिविडेंड बांटने के लिए, तो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन भी घटा लेना, चेक कर लेना घटा हुआ है कि नहीं घटा हुआ, और अगर कोई अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है वो भी घटा हुआ है कि नहीं घटा हुआ, ये चेक कर लेना, क्योंकि डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन होना चाहिए एज पर शेड्यूल 2। सो शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंग जो भी डेप्रिसिएशन बनता होगा, ठीक है, जो भी डेप्रिसिएशन बनता होगा उसको हटा लेना। ये मैं तुमको बोलने वाला हूं, ये चीज याद रखना। तो डेप्रिसिएशन का अपना कैलकुलेशन कर लेना, करंट ईयर का भी डेप्रिसिएशन, और अगर प्रीवियस ईयर का डेप्रिसिएशन अगर घटाया हुआ नहीं है तो वो घटाने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट में से आप डिविडेंड बांट सकते हो। तो डिविडेंड बांटने के 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बेटा, पहला ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है, बताओ क्या, करंट ईयर का प्रॉफिट। दूसरा ऑप्शन है प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट। तीसरा ऑप्शन है बोथ 1 and 2। और चौथा ऑप्शन है मनी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट बिकॉज गवर्नमेंट हैज गिवन गारंटी फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। और बताओ क्या जब प्रॉफिट यूज करोगे तो क्या डेप्रिसिएशन नहीं घटाओगे? बिल्कुल घटाएंगे। कौन से साल का? करंट ईयर का भी और प्रीवियस ईयर का भी। और डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन हमको कहां सिखाया है? शेड्यूल 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। 100% मॉड्यूल कवर करके जाएंगे तो मजा ना आ जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताओ भैया, आपने अभी अभी ऊपर बोला हम प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट भी यूज कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट जो बताओ क्या है? वो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट जो हमने बांटा नहीं है, जो हमारा रिमेनिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। तो बताओ यहां पर अगर कोई प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट जो अगर अनडिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो बताओ क्या है? फ्री रिजर्व। याद रखना, आप हर रिजर्व यूज नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ फ्री रिजर्व ही यूज कर सकते हो। याद रखना, फ्री रिजर्व प्लस P&L का अगर कोई क्रेडिट बैलेंस है क्योंकि वो प्रॉफिट होता है, और अगर डेबिट बैलेंस है ऑफ P&L वही यूज कर सकते हो आप। नो अदर रिजर्व कैन बी यूज। फ्री रिजर्व मतलब कौन सा रिजर्व? जर्नल रिजर्व ही डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज
कर सकते हो। तो बैलेंस शीट में अगर बैलेंस शीट के अंदर बहुत सारे रिजर्व है, तुम्हारी निगाह कहां पर जानी चाहिए? तुम्हारे को ना इधर देखना है ना उधर देखना है, सिर्फ और सिर्फ कौन सा रिजर्व देखना है? फ्री रिजर्व। कौन सा रिजर्व देखना है बेटा? फ्री रिजर्व। भैया सेक्शन 2 में क्या डेफिनेशन दी गई है? मैंने पहली डेफिनेशन कराई थी डिविडेंड की, डिविडेंड इंक्लूड एनी इंटरिम डिविडेंड, ये सेक्शन 2 की डेफिनेशन थी। अब मैं दूसरी करा रहा हूं। फ्री रिजर्व किसको बोलते हैं? वो रिजर्व एज ऑन द लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट, वो रिजर्व जो लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट पे दिख रहे हैं, तुमको बैलेंस शीट पे दिख रहे हैं, विच आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, जिनसे तुम डिविडेंड बांट सकते हो, उसी को हम फ्री रिजर्व बोलते हैं। और दूसरी तरफ ये बोल रहे हैं कि हम डिविडेंड बांटना है अगर रिजर्व से, तो कौन सा रिजर्व लेना है? फ्री रिजर्व। और फ्री रिजर्व की डेफिनेशन कितनी बेहतरीन डेफिनेशन है, बोलता है कि जो भी रिजर्व तुमको लेटेस्ट ऑडिट बैलेंस शीट पे दिख रहे हैं और वो रिजर्व जिनसे तुम क्या बांट सकते हो डिविडेंड, वही रिजर्व फ्री रिजर्व कहलाता है। फिर इन्होंने बोला कौन कौन सा, ये नहीं बताया कौन कौन से रिजर्व फ्री रिजर्व है, बोला जो डिविडेंड बांटने के काम आ जाए वो फ्री रिजर्व। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। फिर ये बता दो ना कौन कौन सा डिविडेंड, कौन कौन से रिजर्व फ्री रिजर्व नहीं है। तो भैया अगर कोई रिजर्व हमारा एक्चुअल में कैश रिजर्व नहीं है, मतलब जहां कोई पैसा एक्चुअल में नहीं आया है, नोशनल गेन, रिवैल्यूएशन गेन, जैसे कोई पैसा नहीं आया, तो वर्ड याद रखना, अनरियलाइज गेन की वजह से अगर कोई डिविडेंड, अगर कोई रिजर्व क्रिएट हुआ, नोशनल गेन, नोशनल मतलब बुक गेन, एक्चुअल में कोई प्रॉफिट नहीं है, एक्चुअल में कोई रिसीव नहीं हुआ है, सिर्फ बुक्स में, जैसे रिवैल्यूएशन, लैंड एंड बिल्डिंग हैज बीन इंक्रीज बाय 20,000, तुमने उठाकर 1 लाख को 1,20,000 कर दिया है, 20,000 का जो प्रॉफिट तुमने अर्न किया वो तुमने रिवैल्यूएशन रिजर्व में डाल दिया है। क्या एक्चुअल में सच में क्या बिल्डिंग में बढ़ी और उसका पैसा आया तुम्हारे पास? नहीं। तो नोशनल गेन हो, अनरियलाइज गेन हो, रिवैल्यूएशन गेन हो, अगर कोई बुक्स में फेयर वैल्यू ऑफ एसेट लायबिलिटी अगर कोई चेंज हो रही है, इसकी वजह से अगर कोई रिजर्व क्रिएट होता है तो वो रिजर्व कतई भी फ्री रिजर्व नहीं है। तो फ्री रिजर्व की डेफिनेशन है दोज रिजर्व एज ऑन द लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट विच आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। और उसके अंदर बताओ कौन कौन कवर नहीं होता है? उसके अंदर भैया कौन कौन कवर नहीं होता है? नोशनल गेन कवर नहीं होता है, बुक गेन कवर नहीं होता है, रिवैल्यूएशन गेन कवर नहीं होता है, वो कोई भी प्रॉफिट कवर नहीं होता है, वो कोई भी गेन कवर नहीं होता है जो चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी व्हिच इज रिकॉग्नाइज्ड एज इक्विटी, वो कोई भी प्रॉफिट हमारा फ्री रिजर्व में नहीं आता है, वो रिजर्व फ्री रिजर्व नहीं है बेटा। उसके अलावा मतलब बेसिकली वी यूज कैश, जहां से कैश की जो एक्चुअल में रिजर्व बना है, जहां एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ है, वही डिविडेंड में यूज हो सकता है, ये सब यूज होने वाला नहीं है। तो अगर तुम्हारे को पेपर में अनरियलाइज गेन दिखे, नोशनल गेन दिखे, रिवैल्यूएशन रिजर्व दिखे, ये सब को हटा देना, ये सब किसी भी काम के नहीं है, ये वाले रिजर्व तुम कतई यूज नहीं कर सकते हो भैया। अच्छा, एक चीज याद रखना, जब भी रिजर्व अगर यूज कर रहे हो और अगर कोई करंट ईयर का लॉस है, क्योंकि तुम रिजर्व तो यूज करने तभी जाओगे ना बेटा जब करंट ईयर में लॉस है, तो वो लॉस, और अगर प्रीवियस ईयर का लॉस कोई अगर सेट ऑफ नहीं हुआ है तो वो हटा देना। तो बताओ, अगर रिजर्व का अगर पैसा यूज कर रहे हो तो करंट ईयर का लॉस, प्रीवियस ईयर का लॉस घट जाना चाहिए, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, प्रीवियस ईयर का डेप्रिसिएशन घट जाना चाहिए। प्रीवियस ईयर वालों को क्या बोला जाता है? अनअब्सॉर्ब्ड, मतलब जो सेट ऑफ नहीं कर पाए तुम। तो याद रखना, अगर फ्री रिजर्व यूज कर रहे हो, उसमें से अगर याद रखना आप लॉस घटा देना और आप डेप्रिसिएशन भी घटा देना ऑफ करंट ईयर एज वेल एज प्रीवियस ईयर, याद रखना ये चीज। अच्छा, कोई भी अगर कैपिटल प्रॉफिट से अगर तुमने कोई रिजर्व क्रिएट किया है, वो रिजर्व यूज ही नहीं हो सकता है डिविडेंड बांटने में। तो कैपिटल प्रॉफिट को नहीं यूज करते, रेवेन्यू प्रॉफिट को यूज करते हैं। याद रखना, रेवेन्यू प्रॉफिट आर यूज्ड, जो रेवेन्यू प्रॉफिट है वही यूज होते हैं बेटा फॉर किसके लिए? फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। तो याद रखना, आप कैपिटल प्रॉफिट को कभी भी यूज नहीं कर सकते हो। बहुत बढ़िया भैया। तो एक बात बताओ भैया, अगर हमारे पास किसी साल में इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट है, प्रॉफिट कम है, मान लो प्रॉफिट है 1 लाख का, और तुम्हारी कंपनी ये बोलना चाहती है हम तो इस बार यार हमारी मार्केट में बहुत खराब नाम है और हम तो 1.5 लाख डिविडेंड देना चाहते हैं, तुम्हारे पास है 1 लाख, या तुम्हारे पास लॉस है तो तुम करंट ईयर का प्रॉफिट यूज नहीं कर पाओगे, या तुम्हारा इनएडिक्वेट प्रॉफिट है, कम है और तुम देना ज्यादा चाहते हो, तो कहां जाना पड़ेगा? प्रीवियस ईयर में। अब प्रीवियस ईयर में जब जाओगे तो आप करंट ईयर का तो यूज नहीं कर पा रहे हो, पर कंपनी बांटना चाहती है डिविडेंड अगर प्रीवियस ईयर से, कहां से जाना पड़ेगा? फ्री रिजर्व से। पर उसकी कुछ कंडीशंस है बेटा, रूल 3 में वो कंडीशन लिखी है। आप देखो, करंट ईयर जितना यूज करना है करो, पर अगर प्रीवियस ईयर यूज करने जाओगे, अगर रिजर्व यूज करने जाओगे, तो हम तुमको पूरा रिजर्व यूज नहीं करने देंगे, हम आपको आप पूरा रिजर्व तो कतई भी यूज नहीं करने देंगे। याद रखना भैया, हम कितना रिजर्व यूज कर सकते हैं, इसके लिए मैंने कुछ स्टेप्स बनाए हैं, आप ये स्टेप फॉलो कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, 2000% आंसर आ जाएगा। याद रखना, आप
कितना रिजर्व मैक्सिमम से रिजर्व से निकाल सकते हो। स्टेप 1 आईसीआई ने अलग अलग स्टेप बनाए हैं, ठीक है, मैंने यहां पर अलग स्टेप बनाए हैं। 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, मतलब पेड अप शेयर कैपिटल में इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों आएगा, और फ्री रिजर्व की डेफिनेशन अभी अभी तुम देख चुके हो। तो 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, इसको जोड़ो, जो भी आएगा 1/10 वो ले लेना, ठीक है भैया। सेकंड स्टेप आपको क्या करना है, जो भी आपका फ्री रिजर्व है उसमें से 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, अब पेड अप शेयर कैपिटल वही इक्विटी भी और प्रेफरेंस भी दोनों लेना, याद रखना, ठीक है। पहला स्टेप क्या, 1/10 ऑफ फ्री रिजर्व प्लस पेड अप शेयर कैपिटल। दूसरा क्या कि भैया आपका कितना कम से कम रिजर्व में बचना ही चाहिए बैलेंस, तो बता फ्री रिजर्व माइनस 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। क्या बोला मैंने, फ्री रिजर्व माइनस 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। बहुत बढ़िया। स्टेप 1 और स्टेप 2 विच एवर इज क्या, स्टेप 1 और स्टेप 2 विच एवर इज लोअर, वो आप यूज कर सकते हो, बिल्कुल सही बात है। तो यहां इन दोनों में से जो भी कमाए वो आप यूज कर लेना। इसमें से जो भी लॉस है आपका, चाहे करंट ईयर का हो चाहे प्रीवियस ईयर का हो, वो हटा देना, मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूं। अच्छा जी, अब स्टेप नंबर 5 क्या किया, स्टेप नंबर 5 किया हमने एवरेज ऑफ लास्ट 3 ईयर का डिविडेंड। जो लास्ट 3 ईयर का डिविडेंड का रेट है, आप वो डिविडेंड का रेट ले लेना, आप लास्ट के 3 ईयर का डिविडेंड का रेट ले लेना। और अगर डिविडेंड का, अगर मान लो भैया पास्ट ईयर में हमने कभी डिविडेंड डिक्लेयर किया ही नहीं, हमने कभी नहीं किया, तो ये स्टेप भूल जाना। स्टेप नंबर 5 तुम्हारे लिए ओवर हो गया। अगर कभी भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया अगर आपने पास्ट 3 ईयर में, तो आप भूल जाना, ये स्टेप तुम्हारे लिए है ही नहीं। पर अगर डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो उनका एवरेज लेना, उन 3 सालों का, पिछले 3 सालों का, इमीडिएट 3 सालों का आप एवरेज लेना और उसको मल्टीप्लाई कर देना पेड अप शेयर कैपिटल से। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे, जो स्टेप नंबर 4 है और स्टेप नंबर 5 है, विच एवर इज लोअर, आपका वही मैक्सिमम डिविडेंड है जो आप फ्री रिजर्व से डिक्लेयर कर सकते हो, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते हो। एक आईसीआई का एग्जांपल है, बिल्कुल इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, मैं वो इलस्ट्रेशन नंबर 3 आपको पढ़ा देता हूं। तो देखो यहां पर 200 लाख का पेड अप शेयर कैपिटल है, फ्री रिजर्व 240 लाख का है, ठीक है, लॉस है 30 लाख का। अब बताओ लॉस है तो तुमको खुद ही समझ जाना चाहिए कि तुमको डिविडेंड अगर डिक्लेयर करना है तो तुमको प्रीवियस ईयर में जाना पड़ेगा, ठीक है भैया, मालिक जाते हैं। अब प्रीवियस ईयर में तो रूल 3 लग जाता है, तो रूल 3 ये बोलता है सबसे पहले 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। अब देखो पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व 440, इसका 1/10 44 लाख आ गया, ठीक है। बैलेंस कितना बचना चाहिए कम से कम रिजर्व में, एफआर माइनस 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। एफआर मतलब कितना, 240 माइनस 15% ऑफ 200 मतलब कितना आ गया, 210। अब इन दोनों का स्टेप 1 का और स्टेप 2 का विच एवर इज लोअर, तो बताओ क्या लोअर आएगा, 44, ठीक है, विच इज वेरी अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। अब लॉस घटा देना, 44 में से 30 गया, बताओ कितना लॉस बचा, 14 लाख का, 14 लाख का ही अमाउंट बचेगा, ठीक है। अब एवरेज कर देना 3 सालों की, पिछले 3 सालों का ये रेट है जो दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। तो 9 + 10 + 12 डिवाइड बाय 3, ठीक है, 9 + 10 + 12 बाय 3। अगर मान लो क्वेश्चन में कभी भी एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, कभी भी पिछले 3 सालों में कंपनी नई बनी है, उन्होंने कभी डिविडेंड डिक्लेयर किया ही नहीं पिछले 3 सालों में, तुम्हारे लिए स्टेप खत्म है, स्टेप नंबर 5 भूल जाना, खत्म, ठीक है। अब इनका एवरेज लेना और पेड अप शेयर कैपिटल से मल्टीप्लाई कर देना, जो अमाउंट आएगा स्टेप 4 और स्टेप 5 में जो भी कम है वो आपका आंसर है। इतना आप यूज कर सकते हो, आप इतना प्रॉफिट या इतना आप रिजर्व में से यूज कर सकते हो क्या, बांटने के लिए डिविडेंड। याद रखना, तो याद रखना करंट ईयर का जो प्रॉफिट तुमको यूज करना है करो, अगर प्रीवियस ईयर में यूज करने जाओगे तो रूल 3 अप्लाई हो जाएगा, और रूल 3 में 6 स्टेप है। स्टेप नंबर 1 ये बोलता है 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। स्टेप नंबर 2 बोलता है फ्री रिजर्व माइनस 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। स्टेप नंबर 3 बोलता है स्टेप नंबर 1 और 2 का जो भी लोअर है, और स्टेप नंबर 4 ये बोलता है उसमें से जो भी आंसर आएगा उसमें से लॉस घटा देना, चाहे करंट ईयर का चाहे प्रीवियस ईयर का, आप लॉस घटा देना। उस लॉस के बाद जो भी आपका एवरेज है लास्ट 3 ईयर के डिविडेंड का, उसको मल्टीप्लाई कर देना एवरेज करने के बाद पेड अप शेयर कैपिटल से, और स्टेप नंबर 4 और 5 में जो भी लोअर आए वही आपका आंसर है। ये याद रखना बेटा, आपका आंसर 100% क्लिक करेगा। बहुत बढ़िया भैया। भैया आपने हमको बताया फाइनल डिविडेंड के क्या क्या सोर्स है। फाइनल डिविडेंड के सोर्स थे हमारे 4, करंट ईयर का प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट, बोथ 1 and 2, या मनी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट बिकॉज गवर्नमेंट हैज गिवन गारंटी फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। उसके अंदर से आप हमेशा डेप्रिसिएशन घटा देना, करंट ईयर का भी प्रीवियस ईयर का भी, ये याद रखना है भैया। हाँ, अगर आप क्या रिजर्व यूज करना चाहते हो बिल्कुल रिजर्व यूज करो, हमको कोई दिक्कत नहीं, आप रिजर्व यूज करोगे तो, पर रिजर्व यूज करोगे तो रूल नंबर 3 अप्लाई हो जाएगा। आप सारा पैसा तो यूज नहीं कर सकते, कुछ कंडीशंस है जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, ये याद रखना बेटा। अच्छा जी भैया, इंटरिम डिविडेंड अगर हमको बांटना है तो इंटरिम डिविडेंड अगर हमको बांटना है तो बताओ क्या क्या सोर्स हो सकते हैं भैया। जो P&L के अंदर, मतलब जो आपका P&L है फ्री रिजर्व है, उसमें जो पैसा पड़ा हुआ है वो आप यूज कर
कर सकते हो। मैंने एग्जांपल दिया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिक्लेयर किया 5 लाख, करंट ईयर में कोई प्रॉफिट नहीं है, पास्ट ईयर में 8 लाख पड़ा है, तो कर लो यूज, क्या दिक्कत है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी कैन यूज फ्री रिजर्व, फिर वही कंडीशन अप्लाई होंगी, ठीक है। अगर भैया आपको करंट ईयर का फाइनेंशियल ईयर जिस साल में तुम इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो, क्या वो यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिक्लेयर कर, क्योंकि इंटरिम डिविडेंड तो कौन डिक्लेयर करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। उन्होंने डिक्लेयर किया 5 लाख, ठीक है। करंट ईयर खत्म हो चुका है हमारा 24-25, उसमें 8 लाख का है, करो, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री रिजर्व की जरूरत ही नहीं है तुमको, बिल्कुल तुम करंट ईयर यूज कर सकते हो। अच्छा भैया, एक चीज ध्यान रखना, अगर आपने डिविडेंड मिड ऑफ द ईयर में डिक्लेयर किया, इंटरिम तो हो सकता है ना मिड ऑफ द ईयर में हो, अब आपका ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर मिड ऑफ द ईयर में अगर तुमने डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो बेटा उसमें एक चीज है, क्योंकि तुम्हारा करंट ईयर तो अभी खत्म नहीं हुआ है, तो तुम्हारे पास प्रॉफिट नहीं है। पास्ट ईयर में मान लो अगर तुम्हारे पास प्रॉफिट ना हुए, तो तुम याद रखना तुम्हारे पास एक ऑप्शन और है। लिस्टेड जो कंपनीज होती हैं वो अपने क्वार्टरली बेसिस पे अकाउंट्स बनाती है, तो तुम्हारे पास क्वार्टर का रिजल्ट तो है। अब क्वार्टर का जो रिजल्ट है, सपोज ऐसा सिचुएशन आप समझो, ठीक है, ये सिचुएशन है, ठीक है। अगर मान लो ये है 1 अप्रैल 2024 और ये है 31 मार्च 2025, ठीक है, ये तो यहां खत्म होगा। कंपनी ने यहां डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया 30/8/2024 को, यहां डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। अभी कौन सा डिविडेंड है? इंटरिम डिविडेंड। अब पास्ट ईयर में कोई प्रॉफिट नहीं है तो खत्म हो गया, ठीक है। करंट ईयर अभी तक पूरा नहीं हुआ है तो ये भी खत्म हो गया। अब एक ऑप्शन है, एक बात बताओ, अभी 30/8 से लास्ट क्वार्टर कौन सा खत्म हुआ होगा? क्वार्टर जल्दी बताओ, क्वार्टर खत्म हुआ? हाँ जी भाई, क्वार्टर कब खत्म हुआ होगा? अप्रैल मई जून, पहला क्वार्टर यही होता है, अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर में खत्म होगा अगला वाला। उससे पहला वाला इसका मतलब कब खत्म हुआ होगा बेटा? 30 जून 2024 को। इसके अंदर इस क्वार्टर के अंदर जो प्रॉफिट है, क्या मैं वो यूज कर सकता हूं? प्रॉफिट कैन बी यूज फॉर डिक्लेयरिंग, क्या देने के लिए बेटा? इंटरिम डिविडेंड। तो इंटरिम डिविडेंड में 3 ऑप्शन है, प्रीवियस ईयर यूज कर लो, करंट ईयर का यूज कर लो, अगर यहां डिक्लेयर करोगे तो ये तो करंट ईयर का यूज कर ही सकते हो ना आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर अगर मिड ऑफ द ईयर में करा तो आप जो लास्ट क्वार्टर खत्म हुआ है, आप उस क्वार्टर का भी प्रॉफिट यूज कर सकते हो। पर यहां एक पॉइंट है, अगर मान लो इस क्वार्टर के अंदर लॉस हुआ होता, इस क्वार्टर में लॉस है, अब ध्यान सुना, जिसके अंदर आप डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो उससे लास्ट वाले क्वार्टर में अगर लॉस है बेटा, तो फिर एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है भैया? अगर आप क्वार्टर में अगर लॉस है, प्रीसीडिंग, अगर जहां पर आप डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो उस प्रीसीडिंग क्वार्टर के अंदर लॉस है, मान लो यहां किया तो यहां से जो पहले वाला क्वार्टर है उसके अंदर तो लॉस है। अब इस लॉस अगर है बेटा, याद रखना, अगर लॉस है बेटा, यहां पर इस सिचुएशन में अगर लॉस है, तो बताओ उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए आपको? उस सिचुएशन में तुमको एक चीज करनी चाहिए, कंडीशन लग जाएगी, एवरेज ऑफ लास्ट 3 ईयर का जो भी डिविडेंड का रेट है, लास्ट के 3 ईयर का डिविडेंड का रेट से आप एक्सीड नहीं कर पाओगे, याद रखना। अगर लास्ट क्वार्टर, ये इंटरिम डिविडेंड में कंडीशन है, याद रखना, इंटरिम डिविडेंड की ये कंडीशन है बेटा, याद रखना, ठीक है। तो यहां पर बहुत बढ़िया भैया क्या समझा दिया है, ये बिल्कुल यही एग्जांपल मैंने यहां पर दिया हुआ है। तो याद रखना, अगर लास्ट के 3 ईयर का डिविडेंड के रेट से आप ज्यादा मैक्सिमम डिक्लेयर नहीं कर पाओगे, ये चीज याद रखना भैया। अब कुछ रूल्स हमारे इंटरिम और फाइनल दोनों के लिए अप्लाई होंगे, जल्दी अपन वो कर लेते हैं। जब भी आप डिविडेंड डिक्लेयर करो, चाहे इंटरिम करो चाहे फाइनल करो, क्योंकि फाइनल कौन करने वाला है? शेयर होल्डर, और इंटरिम कौन करने वाला है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो बताओ 5 दिनों के अंदर जब से आपने डिक्लेयर किया उसके अगले 5 दिनों के अंदर आपको अपना जो भी डिविडेंड आपका बनता होगा, जो भी डिविडेंड कंपनी का बनता होगा, कंपनी को एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रख देना है, अलग से शेड्यूल बैंक अकाउंट में खुलवाकर। कंपनी के खुद के पर्सनल अकाउंट में नहीं रखेगी, कंपनी एक नया अकाउंट खुलवाएगी किसी भारतीय शेड्यूल बैंक के अंदर, और उस शेड्यूल बैंक के अंदर एक नया खाता खुलवाकर उसके अंदर डिपॉजिट करा देगी, क्योंकि ये अकाउंट होता है बेटा एस्क्रो अकाउंट। ये डिविडेंड का पैसा किसी और पर्पस में अब यूज नहीं हो सकता, तो इसलिए बोला था डिक्लेरेशन वाली डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके 5 दिनों के अंदर आपको एक नया अकाउंट खुलवाना है, कंपनी के अकाउंट में मत डलवा देना, वो तो कंपनी का अकाउंट है ही, एक सेपरेट अकाउंट बनवाना, शेड्यूल बैंक में बनवाना, और उस शेड्यूल बैंक में अकाउंट में खुलवाकर ये सारा अमाउंट वहां पर डिपॉजिट
करा देना विद इन 5 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। बहुत बढ़िया भैया, क्या बात कर रहे हो भैया। भैया ये एक बात बताओ यार, चाहे इंटरिम हो चाहे फाइनल हो, ध्यान रखना। मोड ऑफ डिविडेंड ऑफ डिक्लेयर, कैसे कैसे पे कर सकते हैं भैया डिविडेंड? क्या हम कैश में पे कर सकते हैं? अरे बहुत बढ़िया यार, ये इनकम टैक्स वाला काम नहीं है भैया, यहां कैश में पे करो चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डिविडेंड आप बिल्कुल कैश में पे कर सकते हो। डिविडेंड क्या भैया हम चेक से पे कर सकते हैं? अरे बोलो ना बोलो ना बोलो ना, हाँ चेक से पे कर सकते हो। क्या भैया हम किसी इलेक्ट्रॉनिक मोड से पे कर सकते हैं? आरईएफटी, एनईएफटी, आरटीजीएस, बिल्कुल हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। इलेक्ट्रॉनिक मोड भी अलाउ किया गया है। और भैया एक और है, डिविडेंड वारंट। वारंट एक पर्ची है, पर्ची पर्ची भैया। आज आपको डिविडेंड नहीं दे रहे हैं पर आपको एक पर्ची दे रहे हैं जो आपको राइट है डिविडेंड रिसीव करने का। तुम मंदिर में गए, बोला चप्पल रख दो, चप्पल रख ली, ठीक है, बोला एक पर्ची ले जा। आज जब भी लेने आए वापस पार्किंग है, पार्किंग का लॉट है भैया, तुम तेरे पास पर्ची दे दी, पर्ची है, जब भी तेरा मन करे तब लेना आ जाना। इसको डिविडेंड वारंट बोलते हैं, समझ लेना, ठीक है। ऐसा ही शेयर वारंट का भी कॉन्सेप्ट है। तो डिविडेंड वारंट बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या हम लोग कैश पे कर सकते हैं डिविडेंड में? हाँ। क्या हम चेक से पेमेंट कर सकते हैं? यस। क्या हम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कर सकते हैं? यस। क्या हम डिविडेंड वारंट के थ्रू पे पोस्ट कर सकते हैं? क्या बिल्कुल। आप शेयर होल्डर तक किसी भी तरीके से पहुंचाओ चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, डिविडेंड काइंड में पे नहीं कर सकते। डिविडेंड के बदले में कुछ ले लो, गाड़ी दे दो, गाड़ी। अरे नहीं भैया, कंपनी कहती है काइंड में नहीं कर सकते हो, काइंड में नहीं कर सकते हो। अच्छा भैया, डिविडेंड की जगह कंपनी को बोनस शेयर बांट दे, तो कंपनी के शेयर होल्डर को बोनस शेयर के बदले में तो हम पैसा भी नहीं लेते ना भैया। मान लो हमारे एक शेयर होल्डर का 5 लाख रुपया बनता है, 5 लाख रुपया बनता है, और हमारी कंपनी के एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए है, तो हमने उसको 50,000 शेयर दे दिए। बोले ले बोनस शेयर है, बोनस शेयर इशू करो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। पर डिविडेंड के बदले में अगर बोनस शेयर इशू करोगे वो अलाउड नहीं है। डिविडेंड तो कैश में ही जाना चाहिए बेटा, कैश में दो, चेक से दो, डिविडेंड वारंट से दो, या आप इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट से दो, उसके अलावा कोई रास्ता ऑप्शन नहीं है। याद रखना, कैपिटलाइजेशन ऑफ, क्या बोलते हैं बेटा इसको? कैपिटलाइजेशन ऑफ, बताओ क्या? कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट थ्रू बोनस शेयर, वो नहीं अलाउड है बेटा। बोनस शेयर सेक्शन 63 यहां पर मना कर देता है कि भैया हम आपको बोनस शेयर इशू करने, करो ना, क्या दिक्कत है? डिविडेंड के बदले में बोनस शेयर इशू मत करना, ये अलाउड नहीं है, ये हम नहीं करने देंगे बेटा। बहुत बढ़िया बात है भैया, क्या बात कर रहे हो। जब भी डिविडेंड पे करोगे, कैश से कर रहे हो, चेक से कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक मोड से कर रहे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, या डिविडेंड वारंट से कर रहे हो, ठीक है, 30 दिनों के अंदर अंदर जब से डिविडेंड डिक्लेयर किया है उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपको पे कर देना है, याद रखना। अगर जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर किया उसके 5 दिनों के अंदर सेपरेट बैंक अकाउंट में, और जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर किया उसके 30 डेज के अंदर या तो कैश दे देना, या चेक दे देना, या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। हां, अगर डिविडेंड वारंट अगर पोस्ट कर रहे हो, क्योंकि वो तो पर्ची है ना, वो तो पोस्ट होगी शेयर होल्डर के घर पर। अब जब पोस्ट होगी, तुम्हारा काम 30 डेज में पोस्ट करने का है, उसको मिले 30 डेज के बाद, वो तुम्हारा काम नहीं है, तो कंपनी को कोई गलती नहीं मानी जाएगी। मान लो एक शेयर होल्डर को कंपनी ने 30 दिनों के अंदर अंदर पोस्ट कर दी है, पर पोस्ट जो उसको मिली वो 35 दिनों के बाद मिली। तुम्हारा काम 30 डेज में पोस्ट करने का था। पोस्ट रजिस्टर, पोस्ट बस सही एड्रेस पे करना, पोस्ट गलत एड्रेस पे मत कर देना, बाकी तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा, तुम्हारी कोई गलती नहीं मानी जाएगी। तुम्हारा काम पोस्ट करने का था, तुमने पोस्ट कर दिया, बहुत बढ़िया है भैया। भैया हम डिविडेंड किसको बांट सकते हैं? बताओ ना, किसको बांटोगे? अरे शेयर होल्डर को ही तो बांटना है। शेयर होल्डर कौन भैया? रजिस्टर्ड शेयर होल्डर। रजिस्टर्ड शेयर होल्डर कौन होता है भैया? जिसका नाम कंपनी एक रजिस्टर बना के रखती है, रजिस्टर ऑफ मेंबर अंडर सेक्शन 88। तो उस रजिस्टर के अंदर जिसका नाम आ गया वो ही हमारा रजिस्टर्ड शेयर होल्डर होता है बेटा। या अगर वो कोई ऑर्डर दे कि भैया इसको पे कर देना, तो कंपनी को क्या दिक्कत है? शेयर होल्डर बोल रहा है भैया इसको पे कर देना, और ऑर्डर दिया है तो उसको पे कर देने का है। और अगर कंपनी बोले मेरे बैंकर को पे कर देना, तुम बीआरएस में एक एंट्री पढ़ते होगे, द बैंक हैज कलेक्टेड डिविडेंड ऑन द बिहाफ ऑफ इट्स कस्टमर। तो भैया हम कई बार अपने बैंकों को बोलते हैं मैंने बहुत जगह इन्वेस्टमेंट कर रखी है, मैंने अपने बैंक को अथॉरिटी दे रखी है, तू रिसीव कर ले, तो बैंकर को दे सकते हैं। 3 ऑप्शन है, रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, या उसके ऑर्डर पे, या उसके बैंकर को हम बिल्कुल दे सकते हैं। अगर बैंक को इंस्ट्रक्शन दी हुई है शेयर होल्डर ने डिविडेंड कलेक्ट करने की, तो बैंकर भी कलेक्ट कर सकता है। तो 3 लोग हैं और 4 तरीके हैं, कैश में, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, चेक, या डिविडेंड वारंट। किस किस को? रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, या उसके ऑर्डर पे, या उसके बैंकर को। बहुत ही बढ़िया भैया, क्या बात है, सब कवर करा दिया मैंने। सेक्शन 8 कंपनीज कतई भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती है। अरे तुम तो अपने मेंबर को कुछ बांट ही नहीं सकते, जिसके लिए आए उसी पर्पस में अपना पैसा लगाओ और निकलो, प्रॉफिट का हिस्सा बांट ही नहीं सकते हो, खत्म। तुम एनपीओ को अलाउड नहीं है, ठीक है, सेक्शन 8 में अलाउड नहीं किया गया है। और एक चैप्टर पढ़ोगे तुम डिपॉजिट का, अरे पब्लिक का डिपॉजिट लिया है,
वो पैसा तो तुम चुका नहीं पा रहे हो। हाँ, डिविडेंड का पैसा तुम देने आए हो, डिविडेंड दोगे बेटा शेयर होल्डर को, तुम डिपॉजिट जो लेकर बैठे हो पब्लिक से, ठीक है, तुमसे अगर सेक्शन 73 से 76 वाले पब्लिक डिपॉजिट अगर ले रखा है और अगर वो तुमने नहीं बांटा है, वहां पर अगर तुमने नॉन कंप्लायंस की हुई है, हम आपको डिविडेंड नहीं बांटने देंगे, हम आपको डिविडेंड बांटने ही नहीं देंगे। अरे जिनका ले रखा है पहले उनका तो पे कर दो, डिविडेंड बांटोगे अपने शेयर होल्डर को, ठीक है। तो जब तक वहां के प्रोविजन, जब तक याद रखना सब्स्टिट्यूटिंग, जब तक वहां पर सही नहीं होगे, हम आपको डिविडेंड नहीं बांटने देंगे। पहले वहां पर अपने कंप्लायंसेस पूरे करके आओ, पब्लिक डिपॉजिट के 73 से 76 वाले प्रोविजन अपने कंप्लाई करके आओ, और अगर वहां पर तुमने कंप्लाई किया तो फिर यहां पर आना और फिर आप डिविडेंड बांटना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, डिविडेंड को एक बार प्रोपोर्शन ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल में भी बांट सकते हैं। प्रोपोर्शन ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल मैंने एग्जांपल से समझाया है, पर वो अलाउ कौन करना चाहिए? एओए। तो डिविडेंड बांटने का तरीका प्रोपोर्शन ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल भी हो सकता है, पर अलाउ होना चाहिए एओए से। अगर एओए अलाउ करता है तो ये भी एक तरीका है जिससे आप डिविडेंड बांट सकते हो। तो देखो, फेस वैल्यू है 10 रुपए की, इशू प्राइस है 10 रुपए का, कॉल किया आपने 10 रुपए, कोल्ड अप मतलब, पर एक शेयर होल्डर बहुत ही अच्छा आदमी था, 8 रुपए पे किए, 2 रुपए का डिफरेंस है, इसको तुम कॉलिन एरियर बोलते हो, मतलब 8 रुपया दिया इसने, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया 5 रुपया। अब सबको पता है, एक बात बताओ, सबको 5 रुपया मिलने वाला है, पर जिस आदमी ने 8 पे किया 10 में से, तो भैया तूने तो रुपया ही 8 पे किया है, ठीक है, 10 में से, तो भैया तेरे को तो उतना ही हिस्सा मिलेगा। तो हर एक को ध्यान से समझना, हर 8 को 10 में से तो 0.8%, ठीक है, इंटू 5, तो मतलब हम हर 10 वाले को 5 दे रहे हैं, ठीक है, पर तूने तो 8 दिया है तो हम तेरे को कितना देंगे? 4। इसी को बोलते हैं प्रपोर्शन। पर ये कब होगा? जब एओए ने अलाउ किया है, तो ये मेथड भी फॉलो कर सकती है कंपनी, अगर वो चाहे। अगर कंपनी का एओए अलाउ करता है तो कंपनी प्रपोर्शन ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल में भी बांट सकती है। वो उसका एक एग्जांपल है, बहुत ही बढ़िया भैया, क्या बात है। सेक्शन 123 कर लिया तो बस सब समझ में आ गया होगा। अब आ जाओ जल्दी से 124 में, फटाफट करते हैं। 124 बोलता है अनपेड डिविडेंड अकाउंट। अनपेड डिविडेंड अकाउंट, कंपनी ने जब डिविडेंड डिक्लेयर किया था बेटा, उसके 5 दिनों के अंदर अंदर वो एक सेपरेट बैंक अकाउंट में जमा करा देना, ये तुम्हारा काम है। सब कंपनी को अगले 5 दिनों के अंदर अंदर एक सेपरेट बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा देना, ये तुम्हारा काम है, ये याद रखना। कंपनी को वो डिविडेंड डिक्लेयर जो किया था तुमने, वो पे करना है शेयर होल्डर को, या शेयर होल्डर क्लेम करेगा। कोई आओगा, मैं बोलूंगा हाँ भैया कंपनी तुमने डिविडेंड डिक्लेयर किया, लाओ मुझे दे दो। तो बताओ कितने दिनों के अंदर अंदर होना चाहिए ये काम? 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। तो कंपनी या तो पे करेगी या शेयर होल्डर क्लेम करेगा विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। अगर कंपनी ने पे नहीं किया या शेयर होल्डर ने क्लेम नहीं किया, बेसिकली ये क्लेम के लिए है, तो अगर कोई शेयर होल्डर आकर क्लेम नहीं करता है अपना डिविडेंड 30 डेज के अंदर, या कंपनी किसी भी तरीके से नहीं पहुंचा पाती है उसके बाद, तो कंपनी को ये सारा पैसा एक अलग अकाउंट में रख देना है, एक अलग अकाउंट खुलवाना है, सेपरेट बैंक अकाउंट खुलवाना है, उसका नाम निकलवाना है, अनपेड डिविडेंड अकाउंट शेड्यूल बैंक में खुलेगा विद इन द नेक्स्ट 7 डेज। तो आपका 30 डेज जहां खत्म हुआ, उसके बाद अगले 7 दिनों के अंदर अंदर जो डिविडेंड, मान लो 5 लाख डिक्लेयर किया था और 4 लाख हमने बढ़िया खूबसूरती से सब लोगों में बांट दिया, पर 1 लाख लोग, जिनको 1 लाख जिनका बचा हुआ है, वो लोग हमसे ना मांगने आए और ना हम उन तक पहुंचा पाए, क्योंकि हमारे पास सही एड्रेसेस या उनका कोई कम्युनिकेशन नहीं था, हम नहीं दे पाए, ठीक है, तो ना कोई मांगने आया। तो ये 1 लाख रुपए अगले 7 दिन में, जब से 30 डेज खत्म होंगे, आप एक सेपरेट बैंक अकाउंट खुलवाना, उसका नाम निकलवाना अनपेड डिविडेंड अकाउंट एक शेड्यूल बैंक के अंदर, और उसमें ये सारा पैसा जमा करा देना। बहुत बढ़िया है भैया, क्या बात कर रहे हो। अगर बेटा नहीं किया तुमने ये 7 दिन के अंदर अंदर डिपॉजिट, तो याद रखना तुमको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। हे कंपनी, तुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 12% जिस दिन से डिफॉल्ट किया है। बताओ कितने दिन से डिफॉल्ट करेंगे? 30 खत्म हुए, अगले 7 दिन तक का ऑप्शन था, 8वें दिन से, और जब तक नहीं जमा करा दोगे अनपेड डिविडेंड अकाउंट, इस अकाउंट के अंदर जो भी अनपेड पेमेंट है डिविडेंड की, वो जब तक इस अकाउंट में नहीं जमा करा दोगे, तब तक आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 12%। ये मैंने कैलकुलेशन करके दिखाई है आपको, ये याद रखना। ये कैलकुलेशन हो सकता है एग्जाम में तुमसे पूछ ली जाए। अब अगर कंपनी का ये अनपेड डिविडेंड अकाउंट जो पड़ा हुआ है, ये पैसा कोई नहीं मांगने आया है, कोई नहीं मांगने आया है, तो कंपनी को, अब याद रखना, कंपनी ने क्या किया, 7 दिनों के अंदर अंदर सारा पैसा जमा करा दिया, ठीक है, और जो जमा नहीं कराया उस पर 12% ब्याज देना पड़ेगा। जब कंपनी ऐसा सारा सिस्टम जमा करा दे, तो कंपनी को एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी पड़ती है नेक्स्ट 90 डेज के अंदर अंदर। जब से आपने जमा कराया है उसके 90 डेज में आपको एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी पड़ती है, और स्टेटमेंट में लिखना पड़ता है ये शेयर होल्डर का नाम है, इसकी इतनी अमाउंट पड़ी हुई है, और ये लास्ट नोन एड्रेस है जो हमारे पास है। ये आप कंपनी की वेबसाइट पे डाल दो, या कोई भी गवर्नमेंट की अप्रूव्ड वेबसाइट पे डाल दो,
आपका काम खत्म कि हमने अनपेड डिविडेंड में इन लोगों का 1 लाख रुपया हमसे कोई न मांगने आया है, तो रोहन नाम का आदमी है ना, ये हमसे मांगने आया, इसका ये एड्रेस है और इसका 20,000 रुपया बनता है, ये आपने एक साइट पे बनाना है और अपनी साइट पे डाल देना या गवर्नमेंट की कोई साइट पे डाल देना, तुम्हारा काम खत्म। तो देखो मैंने यहां पर एक चार्ट बनाया, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, 30 डेज के अंदर शेयर होल्डर को पे करना है या शेयर होल्डर क्लेम करने आएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो नेक्स्ट 7 डेज के अंदर अंदर ये सारा पैसा एक अनपेड डिविडेंड अकाउंट में किसी शेड्यूल बैंक अकाउंट में खुलवाकर जमा करा देना और जो बट गया वो बांट देना, ठीक है। अगर ये ट्रांसफर कर दिया तुमने तो नेक्स्ट 90 डेज के अंदर एक स्टेटमेंट बनाना, उस स्टेटमेंट में शेयर होल्डर का नाम लिखना, उसकी अमाउंट लिखना, उसका लास्ट नोन एड्रेस लिखना और ये स्टेटमेंट अपनी वेबसाइट पे डाल देना। अगर तुमने 7 दिन में डिविडेंड ट्रांसफर नहीं किया, जो तुम बांट नहीं पाए या कोई क्लेम करने नहीं आया, तो याद रखना तुमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 12% पर एनम, याद रखना। अब अगर ये याद रखना, अगर कोई शेयर होल्डर अब पड़ा है तुम्हारे पास पैसा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, अब कोई शेयर होल्डर आता है, रोहन कहता है अरे मेरा 20,000 रुपया मालिक आज याद आ गया, आज तुम्हारी वेबसाइट खोल के देखी, मेरे तो आंखों के चक्कर खुल गए, मेरे को लगा यस मेरा डिविडेंड है। मैं कंपनी में भागा गया और मैं कंपनी को बोला कंपनी मेरा डिविडेंड दे दो। मैंने कंपनी में क्या किया, अप्लाई किया, मेरा अनपेड डिविडेंड है जो तुमने अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर कर रखा है वो मेरे को दे दो। क्या शेयर होल्डर ये क्लेम कर सकता है कंपनी को? यस। और क्या कंपनी को पे करना पड़ेगा? यस, ये उसी का पैसा बनता है, बिल्कुल क्लेम करना पड़ेगा। कंपनी मेरे करण अर्जुन आएंगे करता करता अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है और ये पैसा ना कोई मांगने आया है, 7 साल हो गए हैं ये पैसा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पड़ा हुआ है बेटा, 7 साल हो गए हैं, कोई मांगने तक नहीं आया अनपेड डिविडेंड अकाउंट का पैसा। तो भैया ये सारा का सारा पैसा आपको याद रखना, एक सेक्शन 125 के अंदर एक अथॉरिटी है हिंदुस्तान में, एक फंड है जो सेबी यूज करती है अच्छे कामों में, शेयर होल्डर को जागरूक करने के लिए जो काम एक फंड यूज करती है। जो तुम्हारी ऐड आती है ना म्यूचुअल फंड सही है, जो सेबी ऐड देती है, सेबी अपने शेयर होल्डर को जागरूक करने के लिए मार्केट के अंदर एक फंड बनाती है। पैसा ऐड कहां से आती है? एक फंड है IEPF, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। अगर 7 साल तक कोई पैसा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पड़ा होता है तो कंपनी को वो सारा पैसा ट्रांसफर करना पड़ता है सेक्शन 125 के IEPF में, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में। और उस अनपेड डिविडेंड अकाउंट में इंटरेस्ट भी तो हुआ होगा इकट्ठा, इतने 7 साल तक पड़ा रहा तो इंटरेस्ट भी तो इकट्ठा हुआ, वो इंटरेस्ट के साथ जमा कराना है। अच्छा जी, जब तुम ट्रांसफर करो IPF को अमाउंट तो याद रखना कंपनी वाले उनको वो स्टेटमेंट भी भेजेंगे कि ये शेयर होल्डर है, इसका इतना पैसा बनता है और इसका ये लास्ट नोन एड्रेस है और ये मांगने नहीं आया। IPF वालों हमने 7 साल इंतजार किया, अब तुम करो, ले जाओ, ये पैसा हमारा तो था ही नहीं, तो खून के आसमान तुम अरमान लगाए बैठे थे कंपनी वाले कि हमारा रहेगा, तुम्हारा नहीं था, ये पैसा सरकार ले जाएगी IPF वाले, ठीक है। और IPF उनको जब जमा कराएंगे तो उनसे क्या ले लेना? रिसिप्ट। करे कल को मुकर जाए सरकार बोले कि भैया नहीं तुमने तो दिया ही नहीं पैसा, तो हमने भैया क्या रखनी है? रिसिप्ट। क्या रखनी है बेटा? रिसिप्ट। देखो हमने IPF में ट्रांसफर कर दिया 7 साल बाद, ठीक है भैया। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से सुनना मेरी बात। और ये यहां पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्या चक्कर है ना, ऐसा है, देखो समझो, ईयर 1 रोहन का 20,000 रुपया बनता था, ठीक है। रोहन नहीं आया तो ये पैसा चला गया अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, UDA में, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। ईयर 2 में फिर रोहन का 20,000 रुपया बनता था, रोहन फिर नहीं आया, ये चला गया UDA में। यही सिचुएशन 7 साल तक है, कंटिन्यूअस 7 साल तक रोहन नहीं आता है तो UDA में तो पैसा जाता जा रहा है हर बार। पर अगर 7 साल तक कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? लगातार 7 साल तक अगर यही सेम सिचुएशन है बेटा, तो याद रखना अब की बार 7वें साल बाद UDA में ट्रांसफर सिर्फ डिविडेंड नहीं होगा, शेयर ही IPF को ट्रांसफर हो जाएंगे, ये याद रखना। तो अगर जिन शेयर्स के ऊपर अनपेड डिविडेंड अगर अनपेड हो रहा है लगातार 7 सालों तक, कॉन्जिक्यूटिव 7 सालों तक, तो कंपनी वाले वो शेयर ही किसको ट्रांसफर कर देंगे? IPF वालों को शेयर ही ट्रांसफर होगा। अगर 7 लगातार सालों तक रोहन नहीं आता है तो शेयर ही ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, मालिक ले जाओ इस आदमी को, नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। अब याद रखना सेक्शन 124 की पेनल्टी है, इंपॉर्टेंट है। 7 दिन में अनपेड डिविडेंड अकाउंट में अगर तुम 30 दिन में शेयर होल्डर क्लेम करने नहीं आता है तो तुम UDA में डलवा देना अगले 7 दिन में, और अगर 7 दिन में नहीं डलवाए तो 12% इंटरेस्ट है। और इसके अलावा पूरे सेक्शन में कहीं भी गड़बड़ करी,
वो 12% तो ठीक है। इसके अलावा जैसे स्टेटमेंट नहीं बनाई तुमने, आईपीएफ को 7 साल बाद पैसा नहीं ट्रांसफर किया, तो भैया आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी कंपनी वालों। मिनिमम 1 लाख रुपए की पेनल्टी है, जो मैक्सिमम जा सकती है 500 पर डे अप टू 10 लाख। याद रखना, मिनिमम 1 लाख की है, मैक्सिमम 500 रुपीज पर डे, मैक्सिमम टू 10 लाख ये कंपनी की पेनल्टी है। और ऑफिसर के ऊपर मिनिमम 25,000 है, मैक्सिमम 100 रुपीज पर डे, मैक्सिमम टू 5 लाख है। तो 7 दिन में नहीं करोगे तो 12% इंटरेस्ट लगेगा। और उसके अलावा पूरे सेक्शन में कुछ भी हुआ तो याद रखना ये वाली पेनल्टी तुमको अंडर सेक्शन 124 लगेगी। अब भैया मेरा पैसा तो 7 साल बाद, रोहन को याद आई 8 साल बाद, रोहन को याद आई 8 साल बाद, 8 साल बाद रोहन भागेगा कंपनी का, कंपनी पैसा दो ना, पैसा पैसा पैसा। कंपनी कहते हैं तेरा पैसा तो किसको जा चुका है, आईपीएफ वालों को, चुपचाप जा आईपीएफ वालों से मांग, आईपीएफ वालों से मांग। आईपीएफ कंपनी को आ गया, रोने लग गया, तुम चोर हो, तुम चोर हो। कंपनी कह रहे हम चोर नहीं, हम तो ईमानदार आदमी, हमने सरकार को पैसा दिया, तू सरकार के पास जा। वो भागा आईपीएफ के पास गया। आईपीएफ के पास जब वो गया तो क्या तुम बताओ मेरे को, क्या आईपीएफ वालों को वो पैसा देना पड़ेगा? यस, आईपीएफ वालों को वो पैसा देना पड़ेगा। वो अपने प्रॉपर अकाउंट दिखाएगा, अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट शो करेगा और अब उसका पैसा वो आईपीएफ से अप्लाई कर सकता है। तो 7 सालों तक आप कहां से अप्लाई कर सकते हो अपना डिविडेंड वाला पैसा? कंपनी से। 7 साल बाद वो आप कहां से अप्लाई कर सकते हो? आईपीएफ वालों से। कोई टेंशन की बात नहीं है बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या भैया, क्या आप 100% करा रहे हो? 2000%। आप पूरा मॉड्यूल चेक कर लेना, 100% रिवीजन। सेक्शन 125 आईपीएफ, अरे अभी तो पढ़ाया तुमने। आईपीएफ का फुल फॉर्म बोलो भैया, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। अब तो बस चिंदी रह गया है, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। भैया एक बात बताओ, सच फंड इज एस्टेब्लिश एंड मैनेज बाय, बताओ कौन मैनेज कर रहा है? भैया सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। इसके लिए अलग से एक अथॉरिटी बनाई है आईपीएफ फंड को मैनेज करने के लिए, उसका नाम है आईईपीएफ अथॉरिटी। आईपीएफ अथॉरिटी को किसने बनाई है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। पूरा ये फंड सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज करती है। एक बात बताओ, इस फंड में कहीं से तो पैसा आएगा, कहीं से पैसा आएगा और कहीं से पैसा जाएगा। ऐसे का फेवरेट क्वेश्चन है, कुछ आया कुछ गया, कुछ आया कुछ गया। एक बात बताओ, जहां से आया वो क्या है? क्रेडिट। फंड में क्या हुआ? क्रेडिट। और जहां से गया वो क्या है? डेबिट। तो वो आपसे पूछ सकते हैं सोर्स ऑफ फंड, वो आपसे पूछ सकते हैं इशू ऑफ फंड, या वो आपसे पूछ सकते हैं क्रेडिट ऑफ फंड, वो आपसे पूछ सकते हैं डेबिट ऑफ फंड। कहां से पैसा आता है? तो बोला सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हमको क्या देती होगी? मालिक क्या देती होगी? बोलो क्या देती होगी? ग्रांट क्या दे सकती है? कोई भी कंपनी दे सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई कंपनी डोनेशन दे सकती है। तो ग्रांट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, डोनेशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या कोई अन्य कंपनी। रिलायंस ने डोनेशन कर दिया, अरे बहुत बढ़िया, क्योंकि रिलायंस भी तो स्टॉक मार्केट में है। तो इन्वेस्टर को एजुकेट करना, प्रमोट करना तुम्हारा काम नहीं है कि रिलायंस, अरे दे दो ना थोड़ा सा डोनेशन, क्या फर्क पड़ रहा है? अच्छा एक बात बताओ, 7 साल बाद अनपेड डिविडेंड अकाउंट का पैसा नहीं ट्रांसफर होगा? अरे हाँ भैया, क्या बात कर रहे हो, होगा ही होगा। अच्छा, एक कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर एक अकाउंट था जो इसका ही रेप्लिकेट था। 125 से पहले 205 होता था, वहां से जो पैसा ट्रांसफर होकर आया वो पैसा भी यहीं पर पड़ा हुआ है 125 में। तो 125 में बताओ कहां से पैसा आया? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से ग्रांट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से डोनेशन, या किसी कंपनी से डोनेशन। अच्छा भैया, और अनपेड डिविडेंड अकाउंट से 7 साल बाद जो पैसा आया। अच्छा भैया, पुराने कंपनीज एक्ट के 205 से जो पैसा आया। अच्छा भैया, अब एक बात बताओ, ये पैसा सारा इकट्ठा करके क्या हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे? इन्वेस्ट करोगे तो इन्वेस्ट पे जो क्या आएगा? इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट भी तो यहीं जाकर क्या होगा? क्रेडिट। अरे क्या बात कर रहे हो भैया, बहुत बढ़िया। अब एक आदमी था, एक सेक्शन पढ़ोगे तुम 38, डिसगोर्जमेंट। डिसगोर्जमेंट का मतलब होता है, साला पहले क्या होता था, फिजिकल में शेयर होते थे। किसी ने भी इंसान ने मेरे नाम पे अपना शेयर करवा लिया कंपनी से फेक करवा लिया, उसको बोलते थे फेक करवा लिया आपने, गलत तरीकों से अपना मेरा वाला शेयर अपने नाम पे करा लिया, इसको बोलते थे बेटा डिसगोर्जमेंट। क्या बोलते थे बेटा? डिसगोर्जमेंट। आप एक सेक्शन पढ़ोगे, सेक्शन 38, ठीक है। तो आपने अपना शेयर मेरे नाम पे करवा लिया किसी भी तरीके से, अब उसके सारे बेनिफिट आपने उठाए। ये बात पता चल गई कंपनीज एक्ट के अंदर। कंपनीज एक्ट वालों ने उसका शेयर क्या कर दिया? जब्त। क्या कर दिया बेटा? सीज। क्या कर दिया बेटा? सीज। और वो सीज करने से जो भी पैसा रिकवर हुआ वो पैसा लाकर यहां डाल दिया। जिसने भी हमारा फॉल शेयर किया उससे जितना भी पैसा रिकवर कर पाई कंपनी सीज करने के बाद, वो पैसा यहां ला दे। पर भैया पैसा तो वो तो रोहन का था, आपका था। इस आपके पैसे ने किसी और ने यूज किया, कोई बात नहीं, मुझे देंगे भी, पर पहले उससे रिकवर करके यहां पर ले आएंगे। तो ठीक है, तो एनी सिक्योरिटी सीज, एनी मनी रिसीव्ड फ्रॉम द सिक्योरिटी सीज अंडर सेक्शन 38 ड्यू टू डिसगोर्जमेंट। डिसगोर्जमेंट की जगह से जो पैसा आया, अरे भैया एप्लीकेशन का मनी का पैसा था, तो एक बात बताओ, जिनको अलॉटमेंट नहीं होती उनको रिफंड करना पड़ता है। अब रिफंड लेने कोई आया नहीं और वो 7 साल तक वहीं पर पड़ा हुआ है, तो 7 साल बाद कहां पर चला जाएगा? आईपीएफ, एप्लीकेशन वाला पैसा। डिबेंचर में चोर हो गए, कोई लेने नहीं आया, तो 7 साल तक हमारे पास पड़ेंगे, 7 साल बाद आईपीएफ। भैया प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो गए, कोई लेने नहीं आया, भैया 7 साल तक हमारे पास, 7 साल बाद आईपीएफ के पास। भैया डिबेंचर रिडीम हो गए, एप्लीकेशन मनी वाला हो गया, प्रेफरेंस शेयर वाला हो गया, डिपॉजिट
डिपॉजिट, भैया डिपॉजिट मैच्योर हो गए, कोई लेने नहीं आया, 7 साल तक हमारे पास, 7 साल बाद आईपीएफ के पास, तो भैया 5 लोग हो गए। अनपेड डिविडेंड वाला 7 साल तक हमारे पास, 7 साल बाद आईपीएफ के पास। एप्लीकेशन मनी वाला जो पैसा रिफंड करना था 7 साल तक हमारे पास, 7 साल बाद आईपीएफ के पास। प्रेफरेंस शेयर वाला रिडम्पशन 7 साल तक हमारे पास, 7 साल बाद कंपनी के पास। भैया डिबेंचर अगर मैच्योर हो गए तो डिबेंचर जब क्या करने पड़ते हैं, रिडीम, कोई लेने नहीं आया, अनक्लेम्ड है, तो 7 साल तक हमारे पास, 7 साल बाद कंपनी के आईपीएफ के पास। और सेम फॉर तो एप्लीकेशन मनी, अनपेड डिविडेंड अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर एंड डिपॉजिट, 7 साल तक का वेट करना है। जो भी पैसा मैच्योर हो गया था पर कोई क्लेम करने नहीं आया, 7 साल बाद आईपीएफ के पास ट्रांसफर कर देना, या कोई और अमाउंट अगर जो भी आपको लगती है फीस या इनकम। तो बताओ कहां से पैसा आएगा भैया? ग्रांट आएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से, डोनेशन आएगी किसी कंपनी से या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से। भैया तीसरा, अनपेड डिविडेंड अकाउंट से पैसा आ सकता है 7 साल बाद। भैया एप्लीकेशन मनी से 7 साल बाद पैसा आ सकता है। भैया डिबेंचर अगर रिडीम करने के लिए तैयार हो गए पर कोई लेने नहीं आया, वहां से 7 साल बाद पैसा आ सकता है। डिपॉजिट वाला मैच्योर होने के बाद 7 साल बाद आ सकता है। प्रेफरेंस शेयर वाला आ सकता है 7 साल बाद। अरे भैया डिसगोर्जमेंट की वजह से आ सकता है अगर सिक्योरिटी क्या कर ली गई होगी, सीज अंडर सेक्शन 38। भैया इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पे जो पैसा आ रहा है वो भी आ सकता है। भैया पुराने कंपनीज एक्ट के 205 से भी तो आ सकता है। हां तो फिर ये बताओ जाएगा कहां से? भैया एक बात बताओ, 7 साल बाद ये जो लोग आएंगे, ठीक है, 7 साल बाद तुमने रख लिया, अब कोई क्लेम करने आया तो क्या उसको रिफंड नहीं करना पड़ेगा? बताओ क्लेम करने वाले 7 साल बाद कौन कौन आ सकते हैं? एप्लीकेशन मनी वाला आ सकता है, अनपेड डिविडेंड वाला आ सकता है, डिपॉजिट वाला आ सकता है, डिबेंचर वाला आ सकता है और प्रेफरेंस शेयर वाला आ सकता है। उनको इंटरेस्ट के साथ मनी लौटाना पड़ेगा। तो बेटा आएंगे ना जब, तो बहुत खुश हो जाओ, जब जाएगा भी ना कोई लेने आएगा तो देना पड़ेगा, उसको याद रखना। अच्छा भैया जो एक बात बताओ, जिसका सिक्योरिटी सीज किया था अंडर सेक्शन 38 डिसगोर्जमेंट, मेरा वाला सिक्योरिटी अमन नाम के एक आदमी ने डिसगोर्जमेंट में अपने नाम पे करवा लिया था। बाद में पता चला ये अमन तो जो इंसान है वो फेक इंसान है, इस अमन को नहीं मिलना चाहिए था, पैसा तो रोहन का था। तो कंपनीज एक्ट वालों ने वो पैसा सिक्योरिटी सीज कर ली और सीज करके यहां पर वो पैसा ले आए। अब रोहन आया, मालिक मेरा नुकसान हुआ था, मैं एलिजिबल शेयर होल्डर हूं, मालिक मैं एलिजिबल शेयर होल्डर हूं, अल्टीमेटली नुकसान तो मुझे हुआ है ना। तो बताओ जो पैसा उससे लिया था अमन से, वो पैसा अल्टीमेटली तो रोहन का ही था ना, तो रोहन को लौटा दिया जाएगा। याद रखना ये चीज। बहुत बढ़िया यार भैया, क्या पढ़ाया भैया, ठीक है। तो फॉर द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर, भाई इन्वेस्टर को एजुकेशन करने पे, इन्वेस्टर को एजुकेट करने पे, उसका प्रमोशन करने पर जो भी पैसा खर्च होगा, जैसे म्यूचुअल फंड सही है, ये ऐड आती है सेबी का, तो सेबी ये पैसा कहां से लेके आ रही है? ऐड का तो पैसा लगेगा ना, तो ये पैसा कहां से आता है? ये पैसा आईपीएफ से आता है बेटा। तो इन्वेस्टर को एजुकेट करने पे, उसको अवेयर करने पे जो पैसा खर्च हो रहा है वो भी आईपीएफ से ही आता है। और लास्ट बता क्या बोला है, रिइंबर्समेंट ऑफ लीगल एक्सपेंस फॉर क्लास एक्शन शूट। क्या होता है क्लास एक्शन शूट? देखो अगर शेयर मार्केट में एक कंपनी ने मेरे साथ धोखा किया, मेरे जैसे लाखों शेयर होल्डर के साथ धोखा किया, तो लाख केस हम फाइल करेंगे, मैं भी करूंगा, लाख लोग फाइल करेंगे। इससे अच्छा है एक ही केस फाइल कर दो, कोर्ट का समय जाया मत करो, क्योंकि तुम सबका दुश्मन एक है, सबका दुश्मन एक है। तो एक इंसान को बार बार लाख केस फाइल करोगे कोई सोल्यूशन नहीं है, बिकॉज सबका प्रॉब्लम एक है, सबका सोल्यूशन एक है। तो एक ही आप शूट फाइल कर दो, उस शूट को बोलते हैं क्लास एक्शन शूट। क्या बोलते हैं बेटा? क्लास एक्शन शूट। समझ लो एक बिल्डर है, उसने 50 लोगों को धोखा दिया, तो 50 अलग अलग लोग केस फाइल करेंगे, उससे अच्छा एक ही केस फाइल कर दो और उसका जो भी लीगल एक्सपेंस लगेगा वो यहीं से रिम्बर्स होता है। तो भैया हमारे साथ, क्योंकि सेबी तुम्हारा काम था ना हमको बचाना, तुम बचा नहीं पाए हमको, हम बचा नहीं पाए तुम हमको। तो बताओ ये पैसा हम साला केस लड़ रहे हैं उस आदमी के खिलाफ जिसने सब लोगों को धोखा दिया, तो उसके लिए लीगल एक्सपेंस लग रहे हैं, कोर्टों में हियरिंग हो रही है, वकील पैसा ले रहा है, वो पैसा कौन देगा? वो रिम्बर्समेंट कौन करेगा? ये आईपीएफ से होगा। याद रखना ये आईपीएफ। तो कुछ पैसा आएगा, कुछ पैसा जाएगा, कुछ पैसा आएगा, कुछ पैसा जाएगा। याद रखना। बहुत बढ़िया भैया, क्या बात कर रहे हो। आईपीएफ को कौन मैनेज करता है? आईपीएफ की अथॉरिटी। आईपीएफ की अथॉरिटी का कंपोजिशन बिल्कुल एग्जाम में पूछा जा सकता है। बताओ एक चेयरमैन होगा जो एमसीए का सेक्रेटरी ही होता है, एक्स ऑफिशियो पावर है, जो वहां पर जो एमसीए का सेक्रेटरी होगा वो यहां पर आईपीएफ का क्या होगा? चेयरमैन। मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं बेटा? 7 मेंबर हो सकते हैं। और एक कंपनी के अंदर कौन होगा? सीईओ। आईपीएफ अथॉरिटी में एक सीईओ होगा। तो बताओ मैक्सिमम कितने मेंबर है? ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। 7 मेंबर होंगे, जो सेक्रेटरी ऑफ एमसीए होगा वही चेयरमैन होगा आईपीएफ अथॉरिटी का। और ये सबको अपॉइंट करने का पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट। यहां से एमसीक्यू आ सकता है, ये याद रखना। मैक्सिमम 7 मेंबर है, जो सेक्रेटरी ऑफ एमसीए है वही यहां का चेयरमैन है। बताओ आईपीएफ अथॉरिटी का ऑडिट करेगा कौन? ये तो आईपीएफ अथॉरिटी
सेंट्रल गवर्नमेंट के ना, और सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के खातों का ऑडिट कौन करता है? कंप्यूटर ऑडिटर ऑफ जर्नल ऑफ इंडिया, दैट इज टू बी ऑल्सो कॉल्ड सीएजी। सीएजी ऑडिट करेगा भैया। आईपीएफ अथॉरिटी के आईपीएफ फंड का ऑडिट कौन करेगा? सीएजी। अब एक बात बताओ, सीएजी अपनी रिपोर्ट किसको देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। किसको देगा बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट को और आईपीएफ अथॉरिटी को। आईपीएफ अथॉरिटी अपना क्या जमा कराएगी? एनुअल रिटर्न, एनुअल रिपोर्ट। तो याद रखना एक बात, आईपीएफ अथॉरिटी अपना अकाउंट प्रिपेयर करेगा, उन अकाउंट का ऑडिट कौन कराने आएगा? सीएजी। सीएजी अपनी रिपोर्ट किसको देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। भैया बहुत बढ़िया बात है। और ये आईपीएफ अथॉरिटी अपनी एनुअल रिपोर्ट प्रेजेंट किसको करेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में बताओ क्या क्या चीजें हैं? आईपीएफ के अकाउंट्स, सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट और एनुअल रिपोर्ट जो किसने बनाई है? आईपीएफ अथॉरिटी ने। ठीक है, ये तीनों उठाकर सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है कहां रखना? बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। कौन से हाउसेस में बेटा? बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो यहां पर याद रखना, देखो सीएजी ऑडिट करता है आईपीएफ अथॉरिटी का, बिल्कुल ऑडिट करता है। उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट दी जाती है। सीएजी किसको ऑडिट रिपोर्ट देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। आईपीएफ अथॉरिटी वाले क्या बनाते हैं? एनुअल रिपोर्ट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले अकाउंट्स को, ऑडिट रिपोर्ट को और एनुअल रिपोर्ट को, ये तीनों को उठाकर कहां प्रेजेंट कर देता है? बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, ये यहां पर सेक्शन नंबर 125 खत्म होता है। क्या बात बता रहे हो भैया? कुछ पैसा आएगा, कुछ पैसा जाएगा, कुछ आएगा, कुछ जाएगा, बस यही याद रखना है। ठीक है, अब एक बात बताओ भैया, एक सेक्शन है 126, शुरू होते ही खत्म हो जाता है। सेक्शन का नाम इतना बड़ा है, राइट ऑफ डिविडेंड, राइट शेयर या बोनस शेयर आर टू बी हेल्ड इन एबियंस पेंडिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर। ये क्या है भैया शेयर? एबियंस का मतलब होता है होल्ड। एबियंस का मतलब क्या होता है बेटा? होल्ड। जिसको नहीं पता वो लिख लेना, होल्ड पे। अब एक्चुअल में क्या होता है, एक कंपनी के शेयर खरीदे किसी ने, अप्लाई कर दिया फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर। मतलब मैंने किसी कंपनी, मान लो मेरे पास शेयर है, ठीक है, मेरे पास शेयर है, ऐसा है कुछ, देखो ध्यान सुनो, यहां पर ए नाम का आदमी है, रोहन है, रोहन के पास शेयर्स है। ठीक है, रोहन के पास क्या है बेटा? शेयर। रोहन ने अपने शेयर अमन नाम के आदमी को क्या कर दिए हैं बेटा? ट्रांसफर। क्या कर दिए बेटा? ट्रांसफर। तो एक बात बताओ, ये कौन है? सेलर। ये कौन है? बायर। ठीक है, बायर। अब ट्रांसफर करने के लिए हमारे बीच में एक बनती है ट्रांसफर डीड। क्या बनती है बेटा? ट्रांसफर डीड। ये ट्रांसफर डीड आपने किसको दे दी? कंपनी को। किसको दे दी बेटा? कंपनी को। तो ट्रांसफर तो हो चुका है, ट्रांसफर डीड आपने दे दी कंपनी को। ट्रांसफर डीड किसको सबमिट कर दी बेटा? कंपनी को। पर कंपनी ने ये जो ट्रांसफर डीड है जो आपने कंपनी को ट्रांसफर करी, ये ट्रांसफर करने के बाद ये जो कंपनी को आपने ट्रांसफर करी, कंपनी ने ये ट्रांसफर डीड अभी तक रजिस्टर्ड नहीं करी। अब रजिस्टर्ड नहीं करी, अब देखो ध्यान से, ट्रांसफर तो अमन के नाम पे शेयर तुम कर चुके हो, पर कंपनी में अभी भी नाम किसका आ रहा है? रोहन का। अब रोहन का, अब विवाद है। अब विवाद क्या है कि अगर मान लो इन बिटवीन कंपनी अगर डिविडेंड डिक्लेयर कर दे, अब यहां पर डिविडेंड क्या कर दिया? डिक्लेयर। अब डिविडेंड अगर डिक्लेयर कर दिया तो ये डिविडेंड किसको मिले? रोहन को मिले या अमन को मिले? ये रोहन को मिले या अमन को मिले? इसी का सॉल्यूशन 126 लेके आता है। तो बोलता है कंपनी विल कैप्ट ऑन होल्ड ऑन डिविडेंड, बोनस शेयर एंड राइट शेयर टू बी हेल्ड इन एबियंस। अगर आप ट्रांसफर कर चुके हो शेयर को, पर ट्रांसफर अभी तक कंपनी ने क्या नहीं किया है? रजिस्टर्ड नहीं किया है, तो इस सारे, अगर मान लो इस केस में डिविडेंड अगर कंपनी डिक्लेयर कर देती है इन बिटवीन, या राइट शेयर अगर दे देती है या बोनस शेयर दे देती है, इन सबको होल्ड पे रख दो, एबियंस पे रख दो। ये याद रखना, कंपनी इन सबको डिविडेंड को होल्ड पे रख देगी। होल्ड का मतलब कहां पर ट्रांसफर कर देगी? अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। कहां पर ट्रांसफर कर देगी बेटा? अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। और जब शेयर रजिस्टर्ड हो जाएंगे तब ये सब किसको मिल जाएगा बेटा? उस अमन को मिल जाएगा। ये याद रखना रात में। पर एक बात बताओ, देखो यहां पर ऐसा ही है, बायर सेलर ने कंपनी को इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर दे दिया, रिटर्न डॉक्यूमेंट दे दिया कि भाई मैं शेयर ट्रांसफर कर चुका हूं, पर कंपनी ने अभी तक ये रजिस्टर नहीं किया है। अब कंपनी ने अगर डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया या बोनस डिक्लेयर कर दिए या राइट शेयर डिक्लेयर कर दिए, तो ये सिर्फ डिविडेंड के लिए नहीं है, तीनों के लिए है। ये सबको कहां पर रख देना बेटा? एबियंस में रख देना। एबियंस मतलब होल्ड पे रख देना। होल्ड पे रखने का मतलब क्या है? अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। याद करो 124 वाला, सेक्शन 124 वाले अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर कर लेना। पर भैया इस एग्जांपल में रोहन ने ये बोल दिया, खुद बोल दिया कि अमन को दे दो भैया, डिविडेंड ट्रांसफर कर दो, तो फिर कंपनी अमन को कर देगी। अगर ऐसा नहीं बोला गया तो फिर कंपनी इसको अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ही रखेगी। इफ सच ट्रांसफर ऑफ डिविडेंड, बोनस शेयर और राइट शेयर इज अलाउड और ऑथोराइज्ड बाय रजिस्टर्ड शेयर होल्डर इन राइटिंग। अगर मैं रोहन राइटिंग में लिख दे कि भैया अमन को दे देना,
फिर दे देना, अदरवाइज अदरवाइज अगर ऐसा सिचुएशन है तो भैया उस केस के अंदर आप याद रखना ये सारा पैसा कहां जाएगा, यूडीए में जाएगा। यूडीए में जाएगा कौन कौन, बोनस शेयर, राइट शेयर, बोनस शेयर या डिविडेंड का राइट। तो याद रखना अगर शेयर आप ट्रांसफर कर चुके हो, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर कंपनी को दे चुके हो पर कंपनी ने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, और इन बिटवीन अगर कंपनी ने शेयर, बोनस शेयर या राइट शेयर या डिविडेंड अगर डिक्लेयर कर दिया तो याद रखना उस केस में हम ये सारा पैसा कहां ट्रांसफर कर देंगे, यूडीए में ट्रांसफर कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, यूडीए में ट्रांसफर कर देंगे। ये चीज याद रखना, बहुत बढ़िया भैया, क्या बात है, मजा आ गया। पर अगर वो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर रोहन था अपने एग्जांपल में, अगर रोहन राइटिंग में कंपनी को लिख कर दे कि अमन को दे देना, फिर कंपनी अमन को दे देगी, फिर कोई टेंशन नहीं है, फिर यूडीए में नहीं जाएगा, अदरवाइज यूडीए में जाएगा। इसी बात के लिए सेक्शन 126 है। बहुत बढ़िया भैया। सेक्शन नंबर 127 ये बोलता है पनिशमेंट फॉर फेलियर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड विद इन 30 डेज, कि भैया अगर आप 30 डेज में, भैया देखो जब से आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया उसके 30 डेज में आपको डिविडेंड पे करना है, बिल्कुल पे करना है भैया, 100% पे करना है। या डिविडेंड वारंट क्या कर देना है, पोस्ट, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। तो डिविडेंड आप बांटने के 4 तरीके, कैश में दे दो या चेक दे दो या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कर दो या डिविडेंड वारंट को पोस्ट कर दो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर पे। पर कितने दिनों में करना है, 30 डेज में। 30 डेज में तो तुम्हारा काम सिर्फ और सिर्फ 30 डेज में डिविडेंड वारंट पोस्ट करना है। अगर वारंट से पेमेंट कर रहे हो तो पोस्ट करना है, चाहे शेयर होल्डर को 30 डेज बाद मिले, कंपनी की कोई लायबिलिटी नहीं है, कंपनी अपनी लायबिलिटी से फ्री है, कंपनी ने कुछ गलत नहीं किया। पर अगर मान लो कंपनी ने 30 डेज में पे नहीं किया तो याद रखना 18% लगेगा जब तक आप पेमेंट नहीं कर दोगे। 18% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, याद रखना, कंपनी के ऊपर, और ऑफिसर के ऊपर 2 साल का इंप्रिजनमेंट है और 1000 रुपए पर डे की पेमेंट है जब तक पेमेंट नहीं कर दोगे। तो बताओ क्या लगेगा, 18% का पेनल्टी लगेगा और ऑफिसर के ऊपर 2 साल की इंप्रिजनमेंट है प्लस 1000 रुपए पर डे है अप टू द डेट ऑफ पेमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पेनल्टी है। अच्छा भैया एक बात बताओ, ये है सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 127। मतलब कंपनी नॉर्मली 30 डेज में आपको डिविडेंड जब से आपने डिक्लेयर किया आपको पे करना है, पर मान लो अगर नहीं करते हो तो तुम पे पेनल्टी लगेगी। 18% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है और जो ऑफिसर्स है उनके ऊपर 2 ईयर की इंप्रिजनमेंट है प्लस 1000 रुपए पर डे का फाइन है जब तक पेमेंट नहीं कर दोगे। भैया हम 30 डेज में नहीं कर रहे हैं, और फिर भी पेनल्टी नहीं लगेगी। ये क्या लॉजिक है भैया, पेनल्टी नहीं लगेगी यहां पर। और अगर डिविडेंड पे नहीं किया, डिविडेंड भी पे नहीं हुआ है, डिविडेंड पेड नहीं हुआ, यही तो एक्सेप्शन है, और पेनल्टी भी नहीं लग रही। क्या कमाल की बात है। ये 5 केस है, इन 5 केसों में नहीं लगेगा। अगर ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से तुम डिविडेंड नहीं दे पाए, ऑपरेशन ऑफ लॉ मतलब क्या, डेथ हो गई शेयर होल्डर की, नहीं दे पाए तुम, बताओ ऑपरेशन ऑफ लॉ है, नहीं दे पाए, सामने वाला लेने वाला ही मर गया तो नहीं दे पाए, वो इंसॉल्वेंट हो गया, नहीं दे पाए, बात ही खत्म हो गया, मुद्दा खत्म। तो वहां 30 डेज के बाद भी दे रहे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पेनल्टी नहीं लगेगी। बहुत बढ़िया। अगर तुमने व्हेन डिविडेंड इज नॉट पेड ड्यू टू द डिस्प्यूट इन द राइट टू रिसीव द डिविडेंड। अब डिविडेंड मान लो किसको मिलना चाहिए, मान लो शेयर होल्डर मर जाता है और उसके नॉमिनी जो है उनके बीच में डिस्प्यूट है, किसको मिलना चाहिए, डिस्प्यूट चल रहा है। अब हम किसको दे, कंपनी बोल रही है हमारी क्या गलती है भैया, दोनों ही लड़ रहे हैं भाई आपस में, मेरे बाप का पैसा किसको मिलेगा, ये लड़ रहे हैं, राइट टू रिसीव द डिविडेंड के लिए डिस्प्यूट है। तो कंपनी वहां पर ना पे करे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, 30 डेज में नहीं भी पे कर रही है तो भी चलेगा। बहुत बढ़िया भैया, क्या बात कर रहे हो। डिविडेंड राइटफुली एडजस्टेड बाय द कंपनी अगेंस्ट एनी सम विच इज ड्यू एज अ शेयर होल्डर लाइक कॉल। अब मान लो कंपनी को, मैं एग्जांपल के लिए बोलता हूं, कंपनी को फेस वैल्यू है कंपनी का, ध्यान से सुनना, कंपनी का फेस वैल्यू है 10 रुपए, ठीक है, इशू प्राइस भी है 10 रुपए, कंपनी ने कॉल भी कर दिया है 10 रुपए, पर एक शेयर होल्डर है रोहन नाम का, बहुत नालायक आदमी है, इसने 8 रुपए पे किया। टोटल नंबर ऑफ शेयर है इस रोहन के 1000। तो बताओ रोहन का कॉल इन एरियर कितना है, रोहन के कंपनी कितना रुपया मांगती है, 1000 इंटू 2000 रुपए मांगती है। अब रोहन का जो डिविडेंड बनता है, वो बनता है 2000 रुपए। तो क्या कंपनी ये 2000 में से ये 2000 एडजस्ट कर सकती है क्या, बिल्कुल कर सकती है। अब जब अगर एडजस्ट कर लिया लॉफुली, तो क्या पे कर पाओगे तुम उसको, नहीं पे कर पाएंगे। तो अगर कंपनी ने क्या राइटफुल एडजस्टमेंट कर सकती है, बिल्कुल राइटफुल एडजस्टमेंट कर सकती है। जो शेयर होल्डर के पैसा मांगती है वो डिविडेंड में से बिल्कुल एडजस्ट कर सकती है। अब जब एडजस्ट कर लिया तो पेमेंट किस बात का, नहीं होगा पेमेंट, वो चलेगा, वो फाइन है। तो 3 सिचुएशन हो गई, ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से ना बांट पाओ, राइट टू रिसीव डिविडेंड के अंदर डिस्प्यूट है तब ना बांट पाओ, या आपने ऑलरेडी एडजस्ट कर दिया है शेयर होल्डर का पैसा, वो भी लॉफुली, ऐसा अनलॉफुल एडजस्टमेंट नहीं है, लॉफुल एडजस्टमेंट
मैनेजमेंट है वो भी कर दिया है, या कंपनी के शेयर होल्डर ने कोई क्या दिया इंस्ट्रक्शन, जैसे उसने बोला भैया तुम मेरे को है ना डिविडेंड सिर्फ और सिर्फ कैश में दोगे, सिर्फ और सिर्फ कैश में दोगे, या तुम मेरे को मान लो बोला, उन्होंने बोला कि तुम मेरे को डिविडेंड चेक से दोगे सिर्फ और सिर्फ, ऐसा उसने इंस्ट्रक्शन दे दी। कंपनी वो इंस्ट्रक्शन पूरा नहीं कर पाई, कंपनी वो इंस्ट्रक्शन पूरा नहीं कर पाई, ठीक है, किसी भी कारण की वजह से, और कंपनी ने शेयर होल्डर को पहले ही बता दिया कि भैया देख हम तेरी ये जो इंस्ट्रक्शन है ये फॉलो नहीं कर पाएंगे। अब बताओ कंपनी की गलती है या शेयर होल्डर की गलती है? कंपनी की गलती नहीं है बेटा इस केस के अंदर। तो अगर शेयर होल्डर ने कोई डायरेक्शन दी कंपनी को फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, बट कंपनी वो डिविडेंड वो जो इंस्ट्रक्शन थी वो कंप्लाई नहीं कर पाई, और ये बात ऑलरेडी उसने शेयर होल्डर को कम्युनिकेट कर दी। अब ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, मान लो कंपनी को उसने डायरेक्शन दी और कंपनी ना कंप्लाई कर पाई, चलेगा, पर कम से कम शेयर होल्डर को कम्युनिकेट कर देना चाहिए था कंपनी का, और उस क्वेश्चन में कम्युनिकेट नहीं किया था। अब जब नहीं किया था तो गलती किसकी है? कंपनी की, और जब गलती है तो फिर क्या लगेगी? पेनल्टी अंडर सेक्शन 127 जो कि है 18%, और ऑफिसर के ऊपर है 2 ईयर का इंप्रिजनमेंट प्लस 1000 रुपए पर डे का फाइन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? या कोई ऐसा रीजन जहां कंपनी डिफॉल्ट में नहीं है? तो बताओ 5 पॉइंट क्या? ऑपरेशन ऑफ लॉ, राइट टू रिसीव डिविडेंड में डिस्प्यूट है, अगर तीसरा अगर हमने लॉफुल एडजस्टमेंट कर दी है, ठीक है, और चौथा क्या है बेटा? चौथा क्या है? शेयर होल्डर ने क्या दी थी? डायरेक्शन वो कंपनी कंप्लाई नहीं कर पाई और शेयर होल्डर को ऑलरेडी क्या कर दी है? कम्युनिकेट। या एक ऐसा कोई भी पॉइंट जहां पर कंपनी डिफॉल्ट में नहीं है, तो उस केस के अंदर ये याद रखना बेटा, उस केस के अंदर ये याद रखना, चाहे बेशक कंपनी 30 डेज में डिविडेंड ना भी बांटे, फिर भी कंपनी के ऊपर सेक्शन 127 अप्लाई नहीं होगा, मतलब कंपनी को क्या नहीं पे करनी पड़ेगी बेटा? पेनल्टी। बहुत बढ़िया। इंटरेस्ट का एक कंफ्यूजन जरूर आ सकता है, मैं इसलिए तुम्हारे लिए बेशक नोट बना के लाया हूं बेटा। एक इंटरेस्ट था बेटा 12% 124 वाला, और एक अभी आ गया 18% 127 वाला। लॉ तो हम खत्म कर चुके हैं इस पूरे चैप्टर का। अच्छा भैया बताओ ना 12% वाला क्या था? अगर अनपेड डिविडेंड, देखो डिविडेंड 30 डेज के अंदर अंदर शेयर होल्डर को देना है, अगर आपको या तो शेयर होल्डर को पे कर देना या शेयर होल्डर क्लेम करने आ जाए। अगर मान लो नहीं आता है 30 डेज के अंदर अंदर, तो अगले 7 दिन के अंदर अंदर तुमको वो पैसा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जमा कराना है शेड्यूल बैंक के अंदर। अब अगर तुमने 7 दिन में अगले नहीं कराया तो तुम्हारे ऊपर 12% का क्या लगता है बेटा? रेट ऑफ इंटरेस्ट। वो 124 वाला 12% है। अब 18% वाला क्या है? अगर 30 डेज में तुम पे नहीं कर पाई है कंपनी, या डिविडेंड वारंट पोस्ट नहीं कर पाई है, तो फिर भैया उस केस के अंदर आप याद रखना आपके ऊपर लगेगा 18%। अब निधि कंपनी की 2 एग्जम्पशन है, एक्सेप्शन है बेसिकली, ठीक है। एक सेक्शन 123 में देखो, निधि कंपनी के अंदर हम लोग 4 तरीके से डिविडेंड पे कर सकते हैं: कैश, चेक, डिविडेंड वारंट, ठीक है, या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट से कर सकते हैं। भैया अगर 30 डेज में अगर तुम डिविडेंड नहीं भी पे कर पाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। निधि कंपनी का अगर केस है तो डायरेक्टली उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई पूछने नहीं वाला है। चाहे तुम देखो नॉर्मली तुम क्रेडिट नहीं कर सकते हो उसके अकाउंट में, तुम कैश से पेमेंट कर सकते हो, चेक से कर सकते हो, तुम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट से कर सकते हो, डिविडेंड वारंट पोस्ट कर सकते हो। पर अगर 30 डेज बीत जाए निधि कंपनी के केस में, तुम सीधा उसके अकाउंट में क्रेडिट भी करोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्सेप्शन हमने दी है, या किसको? निधि कंपनी को। दूसरा एक्सेप्शन दिया है हमने निधि कंपनी को, अगर डिविडेंड उसका 100 रुपए तक का है, चिंदी डिपॉजिट, ठीक है, निधि कंपनी है, डिविडेंड कितना है? 100 रुपीज तक का है, तो उसको डायरेक्टली पे करने की जरूरत नहीं है। आप उसके लिए अखबार में छपवा दो, इंग्लिश लैंग्वेज में और न्यूज़पेपर में, वर्नाकुलर मतलब लोकल लैंग्वेज के न्यूज़पेपर में, या कंपनी के नोटिस बोर्ड पे 3 मंथ तक लिखवा दो। एमसीक्यू आ सकता है कितने महीनों तक? 3 मंथ तक, तो चल जाएगा। डायरेक्टली पे करने की जरूरत नहीं, चिंदी सा डिपॉजिट है, उसको बोले भैया सुन रहे कंपनी में आ जाना, यही तुम्हारे लिए नोटिस है, कुछ अलग से नहीं देंगे। तो याद रखना इंग्लिश न्यूज़पेपर में छपवा देना, वर्नाकुलर लैंग्वेज के न्यूज़पेपर में छपवा देना, और अगर लास्ट में डिस्प्ले कर देना नोटिस बोर्ड पे कितने महीनों के लिए? 3 महीनों तक नोटिस कर देना डिस्प्ले पे, तो चलेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो हमने ये 5 सेक्शन किया बेटा, ये 5 सेक्शन किया। सेक्शन 123 डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, सेक्शन 124 अनपेड डिविडेंड अकाउंट, सेक्शन 125 आईपीएफ, सेक्शन 127 बहुत बढ़िया था, राइट शेयर, बोनस शेयर और राइट शेयर, बोनस शेयर और राइट ऑफ डिविडेंड टू बी हेल्ड इन एबियंस। एबियंस का मतलब क्या था? होल्ड पे, पेंडिंग, क्योंकि क्या पेंडिंग है? रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर, क्योंकि शेयर का ट्रांसफर होना अभी भी बाकी है, इसीलिए हमने अभी होल्ड पे रख दिया। होल्ड पे रखने का मतलब क्या है? कि यूडीए में ट्रांसफर कर देना, या शेयर होल्डर बोले कि भैया बांट दो तो फिर बांट देना। या 127 क्या है? पनिशमेंट। अगर डिविडेंड कितने दिन में नहीं बांट पाए 30 डेज में, तो पनिशमेंट है 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट का,
प्लस इंप्रिजनमेंट लगेगा ऑफिसर के ऊपर 2 साल तक का, और 1000 रुपए तक का क्या लगेगा, पर डे का फाइन है, ये याद रखना। पर 5 ऐसे केसेस है जहां तुम 30 डेज बाद भी डिविडेंड पे कर रहे हो, फिर भी पेनल्टी नहीं लगेगी। अगर ऑपरेशन ऑफ लॉ है, राइट टू रिसीव डिविडेंड पे अगर डिस्प्यूट है, या अगर तीसरा केस अगर शेयर होल्डर को लॉफुल एडजस्टमेंट कर दी है, तुमने उसके पैसा मांगते तो तुमने लॉफुल एडजस्ट कर दिया, या शेयर होल्डर ने कोई डायरेक्शन दी थी डिविडेंड पेमेंट करने के लिए, तुम वो डिविडेंड की डायरेक्शन को कंप्लाई नहीं कर पाए, पर तुमने ये शेयर होल्डर को बात बता दी थी। और 5वां ऐसा कोई भी रीजन जहां कंपनी डिफॉल्ट में नहीं है, तो वहां पर पेनल्टी लगने वाली नहीं है, याद रखना। उसके अलावा सेक्शन नंबर 124 या 127 के अंदर ये पेनल्टी याद रखना। 2 डेफिनेशन आई थी डिविडेंड की और फ्री रिजर्व की, याद रखना। सेक्शन 2 की 2 डेफिनेशन आई थी डिविडेंड की और फ्री रिजर्व की। डिविडेंड की डेफिनेशन क्या थी, डिविडेंड इंक्लूड एनी इंटरिम डिविडेंड, और फ्री रिजर्व की डेफिनेशन क्या थी, फ्री रिजर्व आर दोज रिजर्व व्हिच आर अवेलेबल ऑन द लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट एंड अवेलेबल फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए जो डिविडेंड जो रिजर्व काम आते हैं हम उनको फ्री रिजर्व बोलते हैं। बस उसमें से याद रखना नोशनल गेन वाला, रिवैल्यूएशन गेन वाला, नोशनल गेन वाला, रिवैल्यूएशन गेन वाला, ठीक है, बुक गेन वाला, चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ एसेट लायबिलिटी वाला, वो सब यूज नहीं होंगे, वो सब याद रखना। इज इट क्लियर? तो याद रखना बेटा, मैं तुमको 100% रिवीजन कराया हूं, ठीक है। तुम अपना मॉड्यूल खोलना, सीए रोहन गोयल, कोई भी डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन का डाउट हो, 9306549125 पे करना। रोहन ये मेरा इंस्टा हैंडल है, यहां पर भी अगर आपको कोई क्वेरी हो आप बिल्कुल पूछना, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों से शेयर करोगे, हम लोगों का मेहनत जा रहा है, हर चैप्टर हम आपको लेकर आ रहे हैं, लॉ का हो, ऑडिट का हो, और बाकी सब्जेक्ट के लिए भी लेके आ रहे हैं। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, ये हमारी चैनल पे आपकी पहली वीडियो है, उम्मीद आपको समझ में आएगी। आप मॉड्यूल से अगर पढ़ने लगोगे, आपको एक एक चीज क्रिस्प पे मैंने कराई है, ठीक है, उम्मीद आपको पसंद आएगी। और भी अगर आपको कुछ चीजें चाहिए या किसी चीज में टॉपिक में आपको डाउट है, आप कमेंट में करिए, प्लीज ये शेयर करना, ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।